हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं, उसमें सेबी का क्या रोल होता है, कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं एंड सेबी के पास क्या पावर्स होती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पहला पेपर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का पहला मॉड्यूल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का टॉपिक रोल एंड फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक एश्योरेंस एंड IRDAI। तो आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स। अब हम लोग सभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक चीज तो जानते ही हैं। एज ए बैंकर ये हमारा काम होता है कि म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करना, खुद भी उसमें इन्वेस्ट करना और अपने कस्टमर्स को भी उसमें इन्वेस्ट कराना। इसके बारे में कुछ एग्जाम रिलेटेड डिटेल्स है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है? इट इज पूल्ड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। अब भाई पूल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? पूल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब यह हुआ कि 10 लोग मिलके कुछ कुछ पैसा पूल करेंगे और एक मैनेजर उस पैसे को उठा के इक्विटी मार्केट में या फिर डेट मार्केट में लगाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल MRF का शेयर है, अब आप उसको खरीदना चाहते हैं बट वो शेयर ही हमारी एक महीने की सैलरी के बराबर का है। 75,000, 80,000, 85,000 इस रेंज में वो शेयर रहता है। अब हम उसको खरीद नहीं सकते, खरीदना चाहें भी तो, और इंडिया में फ्रैक्शनल शेयर बाइंग अलाउड भी नहीं है। तो हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि हम कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढें जहां पर वो शेयर उस म्यूचुअल फंड का पार्ट हो एंड हम उस फंड में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि उस फंड का जो यूनिट होगा उसकी कॉस्ट हो सकता है 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, जो कि इजीली अफोर्डेबल है। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड का। इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम यूनिट होल्डर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। द इन्वेस्टर्स आर असाइन्ड यूनिट्स ऑफ द फंड इन अकॉर्डेंस विद देयर इन्वेस्टमेंट। आप जितना भी उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर कोई यूनिट 10 रुपए का है, ठीक है, एंड अगर आप उसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करने जाए, 100 रुपए इन्वेस्ट करने जाए, तो आपके पास कितने यूनिट्स आएंगे? आपके पास 10 यूनिट्स आएंगे उसके। लेकिन मान लीजिए आपका अगले महीने इसमें और इन्वेस्ट करने का मन हो गया, आप इसमें 100 की जगह 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए गए, तो इस बार कितने यूनिट आएंगे? अब यूनिट आ जाएंगे 100, प्रोवाइडेड कि वो जो यूनिट की वैल्यू है वो सेम रहे। तो यहां पर यूनिट्स जो होल्ड, इसलिए हम जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यूनिट होल्डर बोलते हैं। एंड लाइक एवरीथिंग जो भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, इसको भी रेगुलेट सेबी ही करता है, इसलिए सेबी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। हर कोई इंसान अपना, जो बोलते हैं ना इंग्लिश में टर्म एवरी टॉम डिक एंड हैरी, वो अपने म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं कर सकता। जब तक आप सेबी के कंप्लायंस को क्लियर नहीं करते, तब तक आप अपने म्यूचुअल फंड को मार्केट में नहीं ला सकते। अगर ऐसा होता तो मान लो अगर आपकी शादी है, आप बोलते कि यार पैसा थोड़ा रेस करना है, मार्केट से ही उठा लेता हूं, म्यूचुअल फंड निकाल लेता हूं कि मेरी शादी.com करके म्यूचुअल फंड रहेगा, आप सब इन्वेस्ट करो, मैं आपको मिठाई भेजूंगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मे बी पॉसिबल हो अगर आप सेबी के कंप्लायंस मीट कर पाए तो। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? म्यूचुअल फंड के बारे में आपने हमेशा जब भी कभी टीवी में कोई एड देखा हुआ, एमफ्री जो एड्स करता है, बहुत सारे एड्स आते हैं, धोनी भी आते थे उस एड में, उस एड जो बोलते थे म्यूचुअल फंड सही है, उसमें हमेशा एक लाइन रहती है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो भाई रिस्क तो डेफिनेटली है, मार्केट में पैसा लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या एग्जाम दे रहे हो, पास करोगे नहीं करोगे, रिस्क तो है ना, पैसा तो लगाया ही है। बट यहां पर रिस्क लोअर होता है। लोअर मतलब लोएस्ट नहीं बोलूंगा, लोअर। लोअर क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी। डायरेक्ट इक्विटी क्या? कि डायरेक्टली आप किसी कंपनी के जाके शेयर खरीदें। अब ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं, वो कंपनी आपको बहुत अच्छा भी रिटर्न दे सकती है और वो कंपनी का रिटर्न नीचे भी जा सकता है। बट इंस्टेड ऑफ एक कंपनी आप 10 कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो कि सिमिलर टाइप की कंपनियां हैं, एंड आप एक बात रियलाइज करते हैं कि यार इनमें से 5 कंपनियों ने तो अच्छा रिटर्न दिया और 3-4 कंपनियों ने बहुत बेकार रिटर्न दिया और 2 ने एवरेज रिटर्न दिया। तो आपका जो ओवरऑल रिस्क था वो डाइवर्सिफाई हो गया, जो डिवाइड हो गया, उसके कारण आपका जो रिटर्न रहा वो भी बेहतर रहा। आप मार्केट में अगर एकदम मार्केट क्रैश हुआ तो सारी कंपनियां तो एक साथ क्रैश नहीं होंगी, ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न मिल गया। लेकिन अगर एक कंपनी में लगाया होता है, इंडिविजुअली पैसा लगाया होता कुछ कंपनीज में, तो फिर आपका एक्सपोजर सिर्फ उन्हीं कंपनीज में रहता एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका लॉस पड़ जाता। तो इसलिए लोअर रिस्क। सेकंड इज इट इज मैनेज बाय प्रोफेशनल टीम। एक प्रॉपर टीम होती है। जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि उसको मैनेज करने के लिए बहुत ही क्वालिफाइड टीम होती है, जिसके बारे में सारे जो भी उनसे रिलेटेड चीजें हैं वो आपको अवेलेबल करवाने पड़ते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड को अवेलेबल करवाने पड़ते हैं। तो आप एक प्रोफेशनल टीम आपका पैसा मैनेज कर रही है। इट रिक्वायर्स लेस मॉनिटरिंग। अब भाई अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द न्यूज, यू हैव टू रियलाइज कि हाँ भाई क्या हो रहा है मार्केट में, क्या फ्यूचर में हो सकता है। उस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट, आप कभी एंट्री लोगे, एवरेज डाउन करोगे अपनी चीजों को, या कभी आप एग्जिट लोगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप ठीक ठाक रिटर्न भी चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग बहुत कम लगती है। आपको कुछ करना ही नहीं, आपको खरीद लेना है और बस आपको प्रोफेशनल के लिए के हाथ पे छोड़ देना है। आपको रेगुलरली थोड़े थोड़े टाइम में तो मॉनिटर करना है, बट यू कैन मॉनिटर इट एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स तो भी चल जाएगा, यू विल गेट ए गुड रिटर्न।
रिक्वायर्स लेस मार्केट रिसर्च। अब भाई एक शेयर में अगर आप पैसा लगाओ, अगर 1 लाख रुपए आपसे बोलो कि किसी शेयर में लगा दो, तो दो ही चीजें होंगी, या तो आप बोलोगे कि चलो लगा दो क्या फर्क पड़ता है, और दूसरी चीज बोलोगे कि ऐसे कैसे लगा दूं। पहले केस में ये होता है कि आप रिसर्च करना ही नहीं चाहते, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये रहता है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है मार्केट के बारे में, तो आप पैसा लगा सकते हो, जैसे लोगों ने क्रिप्टो में लगाया विदाउट आइडिया होने के बाद भी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मार्केट रिसर्च करोगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप बहुत ज्यादा रिसर्च करते हो, एक पॉइंट के बाद आप रियलाइज करते हो कि यार ये रिसर्च काम की भी थी और नई भी काम की थी। अब वो कैसे क्या थी, वो कोई इन्वेस्टमेंट वाला जब हम बात करेंगे तब उसके बारे में बताऊंगा। बट करेंटली ये होता है कि म्यूचुअल फंड में आपको बहुत कम उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है। आपको क्या देखना है भाई, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही पास्ट में, इसको कौन टीम मैनेज कर रही है, ये कौन कौन से शेयर्स हैं, क्या मैं इन कंपनियों में यकीन रखता हूं कि ये कंपनियां अगले 5 साल 10 साल जितना भी आपका टाइम फ्रेम है उतने टाइम तक ये कंपनियां टिकेंगी। बस यही बेसिक रिसर्च करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये यहां पर आपको रिसर्च भी बहुत कम लगती है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, जो इसका सेटअप होता है मैनेजमेंट का, जो भी एक कंपनी, जो भी एक ग्रुप इसको मैनेज करेगा, वो एक ट्रस्ट के फॉर्म में एस्टैब्लिश होता है। अब भाई ट्रस्ट क्यों, फॉर प्रॉफिट कंपनी भी तो हो सकता था। इसमें यह है कि ये जो ट्रस्ट है, दे आर द कस्टोडियंस ऑफ योर वेल्थ। तो ये लोग ऐसा नहीं करें कि ये उन जगह इन्वेस्ट करें जहां इनका कमीशन ज्यादा हो, जहां इनको प्रॉफिट ज्यादा मिले, या जहां इनको लगे कि यार यहां अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मैं पैसा कमाऊंगा। इसीलिए ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी की तरह काम करता है। जो भी ये प्रॉफिट कमाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसके पास, जो भी यूनिट होल्डर्स है उनके पास। नॉन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि ये लोग सैलरीज ड्रॉ नहीं करते, ये लोग बहुत अच्छी सैलरीज ड्रॉ करते हैं। शायद हम लोग जितना एक साल में कमाते हैं उतना वो एक महीने की सैलरी ड्रॉ करते हैं। उनका एक प्रॉफिट में भी कुछ शेयर रहता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं रहता, इसलिए एक बैलेंस बना रहता है। और क्या बैलेंस करने के रहते हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। एक होता है स्पॉन्सर्स, फंड्स एस्टैब्लिश्ड बाय वन और मोर स्पॉन्सर्स। कोई भी एक बड़ी कंपनी, जैसे पराग पारिक जी हैं, वो अगर उनकी टीम कोई फंड एस्टैब्लिश करना चाहे, या झुनझुनवाला जी हैं वो अपनी कोई टीम एस्टैब्लिश करना चाहे, तो वो एक स्पॉन्सर हो सकते हैं। वो उसमें एक अपनी वेल्थ डालेंगे, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ का फंड है तो मे बी 20 करोड़ 30 करोड़ वो डालेंगे, बाकी मार्केट से उठाएंगे या 50-50 करके करेंगे, एंड देन दे कैन बी द स्पॉन्सर्स ऑफ द फंड। ट्रस्टीज, ये ट्रस्टीज वो लोग होते हैं जो लोग फंड की प्रॉपर्टीज को अपने नाम पे रखते हैं, एंड ये वो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं जिन पे हमें भरोसा होता है कि हाँ यार ये पैसा लेके भाग नहीं जाएंगे। ये रहेगा, दे हैव सुपरिंटेंडेंस ओवर एएमसी। एएमसी क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये सेबी रजिस्टर्ड होती है, ये फंड मैनेजर्स होते हैं, ये एक्चुअल में आपका फंड मैनेज करते हैं, और एक किसको रिपोर्ट करते हैं, ट्रस्टीज को रिपोर्ट करते हैं। देन कम्स द कस्टोडियंस। कस्टोडियंस कौन होते हैं भाई, जो भी सिक्योरिटी आप खरीद रहे हो, जो भी आप चीजें खरीद रहे हो, वो म्यूचुअल फंड तो खरीद ही रहा होगा ना, आपके लिए तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, 10 कंपनियों के इतने इतने शेयर आपको मिल जाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड को तो पैसा शेयर खरीदने ही पड़ेंगे पूरे फुल वैल्यू पे, उसको फिर बाद में डिवाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन देयर ओन मैथमेटिक्स। तो उनके जो पूरी कस्टडी होती है वो कस्टोडियंस होल्ड करते हैं। एंड सेबी का रेगुलेशन इसमें क्या कहता है, सो दैट कोई ऐसा फ्रॉड ना हो, कोई लोग भाग ना जाए, कोई इशू ना हो जो फाइनल एंड यूजर है, जो कस्टमर्स है हमारे जैसे लोगों के लिए। At least 2/3 of the directors of the trustee board must be independent. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं ये हम अपने थर्ड पेपर में ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं। मान लीजिए आप और मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, वो कंपनी काफी ग्रो कर जाती है, तो कुछ स्टैट्यूटरी नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स होते हैं कि ये कंपनी किस वे में ऑपरेट करेगी। कस्टमर जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, अगर हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कर दिया, पब्लिक लिमिटेड करने के बाद लोगों का इसमें पैसा लग गया, तो इस पैसे को हम जुडिशियसली यूज करते हैं। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर डायरेक्टर काइंड ऑफ एक पर्सन को हमारे बोर्ड में बिठा देते हैं, उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। तो इस केस में 2/3 जो डायरेक्टर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड 50% ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द एएमसी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अब इसके भी डायरेक्टर्स होंगे और ट्रस्टी का जो बोर्ड होगा इसके भी डायरेक्टर्स होंगे, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरलैप। आप ऐसा तो कर सकते हो कि 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को आप अपने उसमें ले लोगे, हाँ यार मैं ये करेंगे, आप सबको पैसा कमवा दूंगा। लेकिन 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, आप उनको कैसे लोगे अपने ट्रस्ट में। तो बस यही सेबी का आइडिया होता है इसके पीछे। अब हम जब भी यूनिट्स की बात करते हैं तो कोई भी फंड होता है, जैसे कोई शेयर है, अब उसकी हम एक प्राइस बोलते हैं कि भाई इस शेयर की ये प्राइस है, 100 रुपए, 1000 रुपए, 50,000 रुपए, जो भी शेयर की प्राइस है वो ये प्राइस है। वैसे ही फंड को क्या होता है, फंड तो मल्टीपल शेयर लिया हुआ है, तो अब हम कैसे करें उसको, हम कैसे करें, कैसे उसको डिराइव करें। तो उसका एक तरीका होता है, वो होता है नेट एसेट वैल्यू। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को, किसी भी ऐप जो आप यूज करते हो उसमें आज खोल के देखिएगा, अभी चाहे तो वीडियो चलाते चलाते खोल के देख लीजिएगा, उसमें किसी भी फंड की जब आप वैल्यू देखेंगे उसमें आपको 2-3 चीजें दिखेंगी। एक तो रिटर्न दिखेगा जिसको एम्फेसाइज करते हैं, दूसरा होता है कि उसकी एसेट वैल्यू कितनी है, नेट एसेट वैल्यू जो वो है वो कितनी है, वो आप देखिएगा। तो वो एक नंबर होता है कि जब भी आप यूनिट्स खरीदते हैं ना, वो वाली यूनिट्स आप उसके ही फॉर्मेट में खरीदते हैं कि भाई अगर किसी की 100 है, आपने 10 यूनिट खरीदे तो आपने 1000 रुपए लगाए उसमें। इट इज डिनोट द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड, कि भाई फंड क्या
कर रहा है, उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है तो फंड अच्छा कर रहा है, उसकी वैल्यू नीचे जा रही है तो फंड इतना अच्छा नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज माइनस एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द स्कीम अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। बहुत सिंपली देख लेते हैं कि भाई मार्केट वैल्यू जो भी हमने सिक्योरिटी की खरीदी वो हमने 1000 रुपए की सिक्योरिटीज खरीदी मार्केट से, मल्टीपल शेयर खरीद लिए छोटी छोटी कंपनियों के, 1000 रुपए के खरीदे। अब इसको चलाने के लिए एक्सपेंस क्या हो गया भाई, स्कीम को चलाने का एक्सपेंस क्या लगेगा, जितना भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जितनी भी पूरी टीम हो गई, उनकी सैलरीज हो गई, उनका खाना पीना हो गया, जो भी बेसिक एक्सपेंसेस लगते हैं वो एक्सपेंसेस लगेंगे। तो हमने माना कि भाई 10 रुपए का एक्सपेंस लग रहा है ये। एंड जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनको हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी है 100, कि हमने 100 यूनिट्स निकाली, उसमें डिवाइड कर दिया। ये एक बहुत सिंप्लीफाइड लेमैन के लिए फॉर्मूला है ये। तो अब ये क्या हो गया, ये भाई हो गया आपका 900, थोड़ी राइटिंग खराब है माफ करिएगा, 900 अपॉन 100 तो कितना हो गया 9। तो भाई इसकी नेट एसेट वैल्यू 9 हो गई इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेसिस पे। ये होता है फॉर्मूला। अब सेबी क्या बोलता है कि भाई आपको डेली या वीकली बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन द नॉर्म किस टाइप का फंड है, क्या कर रहा है, कितने टर्म का है, वो हम आगे देखेंगे किस किस टाइप के फंड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी वैल्यू डिस्क्लोज करनी होती है। क्योंकि ये वैल्यू अगर छुपा लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है कि करोड़ों का बिजनेस, क्योंकि पूल्ड रिसोर्स है। आप कभी भी देखो कोई भी पूल्ड रिसोर्स होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है। क्योंकि अगर हम सब 10-10 रुपए ही लगाएं और 1 करोड़ लोग 10 रुपए लगा दें तो वो 10 करोड़ रुपए का अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारा पैसा उनमें लगा हुआ होता है, तो उनकी वैल्यू डेली बहुत सिग्निफिकेंटली अप डाउन होती है। तो अगर 2 दिन भी छुपा लेंगे तो हमें ये इंफॉर्मेशन असिमेट्री हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए सेबी के नॉर्म्स होते हैं कि डेफिनेटली ये आपको रिवील करना ही है अपने कस्टमर्स को, ये ईदर डेली और वीकली बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन द फंड। अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इसके भी बहुत सारे सब टाइप होते हैं, बट बेसिक जो जितने भी टाइप्स हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला होता है इक्विटी स्कीम्स। इक्विटी जैसा कि नाम बता रहा है, मतलब शेयर, मतलब कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, ये सिर्फ शेयर में ही मेजरली इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड होता है हमारा डेट स्कीम्स। डेट, जितने भी डेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, आगे भी बता दूंगा कैसे क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं, वो डेट होते हैं। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्स, कि भाई हो सकता है 50-50 हो सकता है 80-20 हो, डिपेंडिंग आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है। क्योंकि भाई देखो सीधी बात है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, छोटा सा पॉइंट है फिर देख लेते हैं। डेट रिटर्न बहुत कम देता है, मतलब ऑब्वियसली रिटर्न देता है लेकिन कम देता है। क्यों? क्योंकि बहुत सिक्योर होता है। आपको पता है कि कुछ भी हो जाए ये रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, अनलेस पूरा फाइनेंशियल सिस्टम गिर जाए, कुछ बहुत बड़ा मेजर ऐसा इवेंट हो जाए कि भाई वर्ल्ड एंडिंग इवेंट हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, तो हमको रिटर्न मिलना ही मिलना है। इक्विटी ऐसा है कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। कोविड के टाइम पे एक साल में 100%, 80% का भी रिटर्न दिया है, 200% का भी रिटर्न दिया है, लेकिन उतना ही रिस्क ऑफ लॉस भी होता है कि कोई कंपनी में 100 रुपए लगाए तो 10 रुपए भी हो सकते हैं, और कोई कंपनी में 100 रुपए लगाए तो वो 300-200 रुपए भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की कंपनी है, क्या है। ये है हाइब्रिड इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब सोल्यूशन ओरिएंटेड क्या, कि भाई आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आपके बच्चे हैं, आपको लगता है कि यार मैं बच्चों को हार्वर्ड भेजना चाहता हूं, स्टैनफोर्ड भेजना चाहता हूं। अब बच्चे बहुत टैलेंटेड है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छे हैं, बट वहां की फीस ही 1 करोड़ होती है, वो जब तक बड़े होंगे हो सकता है 2 करोड़ हो जाएगी। तो यू थिंक यार ठीक है 1-2 करोड़ है, एक बार में तो नहीं दे पाऊंगा, हो सकता है इतना लोन भी ना मिले, कोलैटरल ना हो, बट क्या करता हूं आज ही 20-20 हजार रुपए सेव करना चालू कर देता हूं फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो मे बी आफ्टर 20 ईयर्स इफ आई इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस तो मेरे को उसका रिटर्न मिल जाए। अब सोल्यूशन ओरिएंटेड क्यों, आप इस पे भी लगा सकते थे, इस पे भी लगा सकते थे, बट सोल्यूशन ओरिएंटेड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो आपकी रिस्क एपेटाइट को देखता है। वो क्या कहता है कि नहीं भाई बच्चों के लिए पैसा लगा रहे हो तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम योलो कर दो और पूरा पैसा एक जगह लगा दो जाके, एंड उससे आपको इतना रिटर्न मिल जाए कि बच्चे क्या मतलब पूरे बच्चों के बच्चे भी स्टैनफोर्ड में पढ़ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में भी ना पढ़ पाए, आईआईटी की भी फीस ना दे पाओ आप, ये रहे। तो इसीलिए सोल्यूशन ओरिएंटेड मिक्स होता है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर अगर आपका कोई गोल है लाइफ में, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको मैं ऐसे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज यही सेम चीज है। देखो ये एग्जाम की तैयारी हम एट द एंड ऑफ द डे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं जैसे कि एक तो हमारे करियर में प्रोग्रेस हो, दूसरा ये हमें एक्चुअल लाइफ में एड करे। जो भी हम भाई देखो अगर आपको बैंक में रहना है या बैंक में नहीं भी रहना है, कहीं जाना है, आपको ये चीजें पिच करना ही पड़ेंगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे स्केल 1 पे हो चाहे स्केल 8 पे हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे जाके आपने म्यूचुअल फंड तो कस्टमर को पिच किए ही होंगे, आपको टारगेट मिले ही होंगे। तो ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं अगर आप ये ध्यान रखोगे, मे बी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो कि ठीक है बस इतना पढ़ लो, सोल्यूशन है इतना वो कर लो, बट व्हेन यू विल एक्चुअली एक्सप्लेन दिस टू योर कस्टमर्स दे विल बी मोर लाइकली टू इन्वेस्ट। तो आपके भी टारगेट मीट हो जाएंगे, आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, और आप एक कस्टमर को मिस सेलिंग नहीं करोगे, कोई ऐसा फालतू प्रोडक्ट नहीं पकड़ा दोगे। कोई बच्चों का बोले आप उनको बोलो जाके क्या तो क्रिप्टो में पैसे लगा दे, ठीक है, तू क्या तेरा पूरा खानदान पढ़ लेगा स्टैनफोर्ड में, लेकिन वही कि खानदान रोड पे भी तो आ सकता है। तो ये चीज जब आपको खुद को पता होगी तो ही आप उनको पिच कर पाओगे, इसीलिए ये थोड़ा डिटेल में हम समझ रहे हैं।
अब ऐसे कई टॉपिक्स आएंगे जो आपको लगेगा कि जिनको मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव में वो है, आपको उसका लिटरली कोई यूज नहीं होने वाला है। वो एक बहुत स्पेसिफिक चीज से रिलेट करते हैं, जैसे अगला ही जो हम चैप्टर देखेंगे उसमें हम बात करेंगे इस बारे में। तो वो जो टॉपिक्स रहेंगे उनका बहुत ही स्पेसिफिक यूज केस है, और जिन लोगों जो भी आप कस्टमर से डील करोगे उनको डेफिनेटली आपसे ज्यादा पता होगा उसके बारे में। ये तो उसमें हमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर ही सिखा देगा आपको। अब कुछ अदर स्कीम्स होती हैं, वो भी हम आगे देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप की क्या स्कीम्स होती हैं, जैसे फंड ऑफ फंड्स हो गए, उनमें क्या इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होता है वो। अब हम देखते हैं इक्विटी स्कीम्स कि उसके क्या क्या टाइप होते हैं। बेसिक समझ लेते हैं इसके जो कुछ जो डोमेन्स होते हैं कि भाई कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में कई बार पूछ भी लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते हैं, तो एक रफ आइडिया अगर आपको हो तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट करके ऑप्शन एक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड, तो यहां जो कैप वर्ड है ये होता है कैपिटलाइजेशन। बहुत सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई कंपनी है जिसके 100 शेयर हैं और उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ डे मान लो 10 रुपए है, तो उनका जो कैपिटलाइजेशन होगा वो कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ये हो जाएगा कि 1000 रुपए का मार्केट कैप है उनका। अब ये बढ़ और कम सकता है, अगर ये 9 रुपए हो गया तो वो 900 हो जाएगा, अगर 11 रुपए हो गया तो 1100 हो जाएगा। ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अब जिस कंपनी का, अब नॉर्मली हम क्या होता है कंपनी के साइज को उसके मार्केट कैप से ही देखते हैं। रिलायंस है, उनका लाखों करोड़ों का मार्केट कैप होगा, और अगर हम लोग कोई छोटी कंपनी चालू करें तो मे बी उसका 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, और कम भी हो सकता है। तो ये होता है। तो मल्टी कैप जो फंड होते हैं, यहां देख लेते हैं कि ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम। ओपन एंडेड क्या होता है? बहुत सिंपल है, जिसमें आप कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट ले सकते हो। कई जगह ऐसे होते हैं जो क्लोज एंडेड होते हैं, उनका एक सर्टेन पीरियड होता है कि इतने पॉइंट तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उतने ही पॉइंट के बाद आप एग्जिट ले सकते हो। ओपन एंडेड में यू कैन टेक एंट्री एनी टाइम, यू कैन एग्जिट एनी टाइम, ये होता है। An open-ended equity scheme investing across large cap, mid cap and small cap stocks. लार्ज कैप कौन? बहुत बड़ी कंपनीज, जैसे कि हो गया फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, HUL हो गया। मिड कैप मतलब कोई भी मीडियम कंपनी, आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं, मीडियम कंपनी। एंड स्मॉल कैप मतलब बहुत एकदम ही छोटी कंपनी, जिनको हम पेनी स्टॉक्स भी बोलते हैं। कई बार बहुत छोटे छोटे रेट होता है स्टॉक का, 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, ऐसे रेट्स होते हैं स्टॉक के। तो इन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए, क्योंकि इक्विटी वो है तो आपका 65% ऑफ द टोटल एसेट्स, अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो तो 65 रुपीज आपको लगाने ही पड़ेंगे इक्विटी में, ये रहेगा। इसी तरीके से जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो लार्ज कैपिटलाइजेशन सिर्फ बड़ी कंपनियों में लगाएंगे। अब मल्टी कैप है, इट विल गिव यू बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ऑल द 3 वर्ल्ड्स एक्चुअली, कि तीनों चीजों का आपको रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप में थोड़ा कम रिटर्न, मीडियम कैप में थोड़ा ओके रिटर्न, और स्मॉल कैप में आपको ज्यादा रिटर्न, बट रिस्क भी वैसा रहेगा। लार्ज कैप में लो रिस्क, मीडियम कैप में ओके रिस्क, और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क, मतलब या ज्यादा रिस्क उन दोनों के कंपैरिजन में। तो आपको बेस्ट ऑफ ऑल 3 वर्ल्ड्स मिलता है। लार्ज कैप फंड होता है सिर्फ लार्ज जो भी कैपिटलाइजेशन कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्ट करता है। लार्ज एंड मिड कैप फंड ये होता है, अब इसमें क्या होता है, अलग अलग चीजें वो होते हैं। इसका मैं आपको बता देता हूं सिंपल। इसमें यह है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लार्ज कैप 35% होना चाहिए, और वैसे भी थोड़ा सा कट रहा है, 35% आपका उसमें होना चाहिए। तो टोटल 70% आपका है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाता है। बाकी आप 30% कहीं और लगा सकते हो, मतलब जो फंड मैनेजर्स है वो लगा सकते हैं कहीं और, ये रहता है। वैसे ही मिड कैप फंड, जितने भी मिड कैप अपना जो मीडियम टाइप की कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उसमें मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न रहता है, ये रहता है। स्मॉल कैप जिसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न रहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। डिविडेंड यील्ड फंड, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ये होता है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है वो अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो लोग अच्छे डिविडेंड देते हैं, जैसे आईटीसी के बारे में लोग बोलते हैं कि डिविडेंड अच्छे देते हैं। अब आपके पास एक साथ बहुत सारा लमसम पैसा आ गया, अब आपको लगा यार मैं इसमें पैसा लगा देता हूं तो मेरी एक एक्स्ट्रा डिविडेंड बेस्ड इनकम बन जाएगी, कि मैं मान लो 10 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगा दूं तो हर महीने मुझे, या ओवरऑल एक साल में एवरेज देखूं तो हर महीने 20,000 रुपए का डिविडेंड मिलने लगेगा। उस स्टॉक की वैल्यू तो बहुत ज्यादा मूव हो सकता है नहीं करे, हो सकता है जो स्टॉक मैंने 100 का खरीदा था वो स्टॉक 110, 120, 130 का ही हो ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, बट वो डिविडेंड इतने दे दे कि मेरी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो जाए। तो उस तरीके के डिविडेंड यील्ड फंड्स में ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। इसमें भी सेम 65% इन्वेस्ट करना है, बाकी सब में 65 रहेगा आपका। जो हमने पहले पेज में देखा था सब में 65 ही है, बस लार्ज कैप फंड में आपका 80% है, ये आप देख लीजिए, आपका 80% है लार्ज कैप फंड में, बाकी सब में 65 है। इसमें 35 है, जो आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड है इसमें 35 है। तो बेसिक अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमारे जो डेटा कहता है, और ये कहता है कि भाई अगर आपको रिस्क ही लेना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, डिडक्टिव रीजनिंग कर लगाना है आपको, तो आप 65% वाले पे टिक कर दो, ये तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर सही हो जाएगा।
अब वैल्यू फंड हो गए, एक वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथड होता है, बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं इस पे, आप खुद गूगल कर सकते हैं उसके बारे में। वो ये होता है कि कोई कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जब करके ये रियलाइज हो कि वो 100 रुपए का उसका शेयर होना चाहिए लेकिन अभी 80 रुपए का ही चल रहा है, तो इट इज अ वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन। तो ये आपका कंप्लीटली आपका होता है, मतलब ये लोगों में कॉमन भी हो सकता है, बट आप क्या कंपनी में वैल्यू देखते हैं और कोई और क्या वैल्यू देखता है, ये डिफरेंट हो सकता है। तो वैल्यू जो मैनेजर देखता है, फंड मैनेजर उसमें वैल्यू देखता है कंपनी में, तो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग इसको बोलते हैं। कॉन्ट्रा फंड, तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग, कॉन्ट्रेरियन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि उल्टा, मतलब कि जब भाई लोग खरीद रहे हैं तब आप बेचोगे और जब जो बेच रहे हैं तब आप खरीदोगे। इस तरीके की इन्वेस्टमेंट भी तरीका होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ऑनलाइन आप देख पढ़ना जरूर इसके बारे में। तो वो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। फोकस्ड, अब इसका क्या होता है कि ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओपन एंडेड स्कीम है, मैक्सिमम 30 स्टॉक्स, अब 30 स्टॉक्स में मैक्सिमम ये पैसा लगाएगा। फोकस्ड है ये भाई कि इसी टाइप के मैं लगाऊंगा कि भाई टेक में लगा रहा हूं, फार्मास्यूटिकल में लगा रहा हूं और मेटल्स में लगा रहा हूं और शुगर मिल्स में लगा रहा हूं। सबके मैंने चारों के ले लिए कि भाई किसी के 10 ले लिए, किसी के 5-5 ले लिए, फिर किसी के 6 ले लिए, किसी के 4, इस तरीके से लेके लगा दिए मैक्सिमम। या उनका एक फोकस रहता है कि हाँ भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे निफ्टी 50 टाइप का फंड हो गया, इंडेक्स फंड बोलते हैं जिसको। वो क्या होता है कि निफ्टी में मान लो 50 कंपनियां हैं, तो 50 कंपनियों का बिल्कुल निफ्टी को मिरर कर देगा वो, कि आप इंडेक्स में बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, कि इंडेक्स ने ओवर ए पीरियड ऑफ जब से इंसेप्शन हुआ है 12 से 14% का रिटर्न दिया है, तो इतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा, तो आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर रहे हो। ये होता है फोकस फंड का। ये होता है कि एक पर्टिकुलर फोकस रखी, हाँ भाई ये 4 डोमेन मेरे को लग रहा है सही है, इन डोमेन में मैं पैसा लगा दूंगा। ये होता है फोकस फंड। ये सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से वही लिमिटेड, इसकी इंपॉर्टेंस लिमिटेड है, बट एक ऐसे बैंकर पर्सपेक्टिव से अच्छी वो है, जब भी आप पिच करें तो यू कैन एटलीस्ट ऑफर। क्योंकि कई बार कोई कस्टमर आ जाता है, वो हमसे बोलता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड ले लूं, आप बोलते हो यार निपॉन का ले लो। तो अगर यहां तक तो ठीक है, अगर कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं है या थोड़ा ऐसा है इसको नॉलेज नहीं है, वो बोलेगा अरे सर सही बात बता दी, अब कर देते हैं, इन्वेस्ट कर दो। उसने आपसे पूछ लिया कि निपॉन का कौन सा फंड ले लूं, अब क्या बोलोगे? तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे। क्या बोलोगे? बस ले लो, मतलब कुछ तो ले लो ये वाला। आप अपने उस बंदे को बोलोगे कि बताओ, वो बोलेगा, वो सोचेगा कि यार स्मॉल कैप में मार्जिन अच्छा है, 100 रुपए लगवाऊंगा तो 10 रुपए कमाऊंगा। वो तो परफॉर्मेंस, वो तो प्राइवेट एम्प्लॉइज रहते हैं, तो उन लोगों का तो परफॉर्मेंस लिंक्ड वो रहता है। तो ये बोलता है कि तो स्मॉल कैप में लगा देता हूं और इसका कुछ कुछ रिटर्न दिखा देता हूं कि आज से 3 साल पहले के 3 साल वाला देखो तो 50% का रिटर्न दिया था, भले अभी नेगेटिव 10% चल रहा हो, तो वो आपका उसमें लगवा देगा। तो कस्टमर भी आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपको भी खुद को भी पर्सनली बुरा लगेगा ऐसे ह्यूमन बीइंग कि यार कहां गलत लगवा दिया। थोड़ी नॉलेज होती तो हो सकता है उस कस्टमर को समझ के उसका पैसा सही जगह लगवा देता। इसीलिए ये जानना इंपॉर्टेंट है। सेक्टोरल थीमेटिक, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कर रहे हो, तो वो ये फंड होता है। उसके ही जो टॉप कंपनीज होती हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसका मतलब क्या होता है? इसमें पैसा लगाओगे तो 3 साल का लॉक इन हो जाएगा। लॉक इन क्यों होगा? क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 1 साल में अगर इसमें पैसा लगाओगे तो अप टू 1.5 लाख 80C में आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो जिन लोगों को FD नहीं बनाना 5 साल की वो करने के लिए, या PPF में इतने 15 साल के लिए भी पैसा नहीं डालना, उनको लगता है कि नहीं यार मैं तो ELSS में लगा देता हूं, 3 साल में मेरे को इसका वापस रिटर्न मिल जाएगा, तो उसको हम ELSS बोलते हैं। ये रहता है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उन लोगों को लगता है कि भाई मैंने 1 साल में पैसा लगाया था तो 3 साल बाद मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लमसम लगा रहे हो तो दैट इज ट्रू, बट अगर आप SIP लगा रहे हो तो पहले महीने की जनवरी की 2020 की SIP जनवरी 2023 में मैच्योर होगी। तो इस तरीके से आपको समझना होता है एग्जिट क्या होता है। उसके भी अलग अलग क्लॉज होते हैं, तो बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं। अब आ गई डेट स्कीम। डेट वही कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना जिनमें आपका रिस्क बहुत लो है लेकिन रिटर्न भी उतना अच्छा नहीं है, रिटर्न भी लो है। तो जिन लोगों को थोड़ा एज ज्यादा है, पेंशनर्स का जिनका लमसम पैसा आया, तो ये एक आप उनको ऑप्शन दे सकते हो कि आप इसमें लगा दो, यू विल बी सेफ, मतलब रिलेटिवली सेफर। ये ओवरनाइट फंड, एक रात वाले फंड रहते हैं कि भाई रात गई बात की, एक रात में जितना रेट रहता है उस रेट पे आपको रिटर्न वो उस हिसाब से मिल जाता है, बहुत ही मार्जिनल वो रिटर्न रहता है इसमें। लिक्विड फंड रहता है कि भाई लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, लिक्विड क्या कि भाई इजीली लिक्विडेट कर सकते हो, पैसा बहुत जल्दी उससे निकाल सकते हो, वो वाले टाइप के फंड में पैसा लगता है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट मतलब 3 महीने से कम। अब वैसे तो आपको लगेगा अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन 3 मिनट भी हो सकता है, बट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन इस केस में 3 महीने से कम होता है। लो ड्यूरेशन फंड होता है वो अप टू 12 मंथ्स होता है कि भाई 12 महीने तक आप पैसा लगा रहे हो, तो वो लो ड्यूरेशन फंड हो गया। मनी मार्केट, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े उसी इंस्ट्रूमेंट में जो पैसा लगता है वो मनी मार्केट फंड होता है, ये रहता है। शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है कि बिटवीन 1 to 3 ईयर्स, 12 मंथ से ज्यादा, 3 ईयर्स से कम। मीडियम ड्यूरेशन होता है 3 ईयर्स, 1 ईयर से लेकर 4 ईयर तक, मतलब ये रहता है आपका।
मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन 1 साल से 7 साल के बीच में, और लॉन्ग अबव 7। अब अबव 7 7 साल से ज्यादा पैसा किस कौन से वो होते हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये अपने बॉन्ड्स निकालते हैं कि भाई डेवलपमेंट के लिए हमें ये पैसा चाहिए, एंड क्योंकि इसका जेस्टेशन पीरियड मतलब इसके जो इफेक्ट दिखेंगे वो लंबे टाइम में है, तो हम 15 साल का बॉन्ड निकालेंगे। तो आप उसमें अगर पैसा लगा रहे हो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में, तो वो इस केस में रहता है। ये थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न देता है एज कंपेयर टू शॉर्ट वाले, क्योंकि बहुत इजीली वो होते हैं, वो कम रिटर्न देते हैं। लॉन्ग वाले क्योंकि 15 साल का जेस्टेशन पीरियड है, तो पीपीएफ के जैसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। डायनामिक का ये रहता है कि अलग अलग डिफरेंट चीजों में अब डिपेंडिंग ऑन उस समय क्या सही चल रहा है, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना है, वो रहता है इन्वेस्टमेंट का। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हम पढ़ ही चुके हैं, बस उसका जो फंड बनता है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होता है। क्रेडिट रिस्क फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, गिल्ड फंड। गिल्ड फंड मेनली समझने की चीज है इसमें, बाकी तो और बेसिक ही है। गिल्ड फंड ये कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो पैसा लगाया जाता है उसको गिल्ड फंड बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इनमें से कौन कौन से फंड है, उसका आपको 4 कोई नाम दे देंगे, कोई ऐसा एक फैंसी सा गवर्नमेंट टाइप का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इसका बताओ कि गवर्नमेंट वाले इन्वेस्टमेंट अगर उसमें जो वो है प्रोडक्ट्स हैं या सिक्योरिटीज है उसमें पैसा लगा रहे हैं हम, तो वो कौन सा फंड होगा, तो आपको टिक करना है गिल्ड फंड होगा वो। अब इसमें भी एक 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन होता है, फ्लोटर फंड होता है। तो ये बेसिक आपको नॉलेज होना जरूरी है कि इनका वो क्या होता है। इस टाइप के भी कुछ कुछ फंड्स होते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि फ्लोटर फंड किस में आता है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन पूछ ले फ्लोटर फंड इक्विटी वाला है कि डेट वाला है, तो आप एटलीस्ट बता पाओ कि हाँ डेट वाला है। ये फ्लोटर नाम से समझ ही रहे होगे, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका फंड रहता है। अब हाइब्रिड स्कीम्स आती हैं। हाइब्रिड स्कीम क्या है, दोनों के बीच का मिक्स। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड मतलब कि थोड़ा कंजर्वेटिव होना की मतलब थोड़ा मतलब पूरा ऑल इन नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा मतलब अपने रिस्क को देखते हुए जाना। वैसे ही बैलेंस हाइब्रिड होता है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये होता है कि इक्विटी में 10 से 25% और डेट में 75 to 90%। जिन लोगों को मार्केट से पैसा इन्वेस्ट करने में डर लगता है उनके लिए परफेक्ट फंड है। इसमें पैसा लगवा दो, थोड़ा बहुत मार्केट के भी रिटर्न मिल जाएंगे और एफडी से ज्यादा डेट में रिटर्न मिल जाएंगे उनको। ये है। अब बैलेंस हाइब्रिड फंड क्या होता है, 50-50, 40-60 इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना। एग्रेसिव क्या होता है, एग्रेसिव इक्विटी में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करेगा क्योंकि वो एग्रेसिव है, 65%, 80% उसमें करेगा और डेट में 20% करेगा। तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहेगा और आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। यूजुअली अगर आप ये किसी को पिच करो तो किसी यंग इंसान को पिच करना जिसकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा हो। ऐसी डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन होता है, आर्बिट्राज फंड होता है। सब सेम ही है, कितना इक्विटी और डेट में डिफरेंस आ रहा है बस उसका वो रहता है। आर्बिट्राज आपको मतलब बता देता हूं। आर्बिट्राज का मतलब सिंपल होता है कि मंडी से आपने आलू खरीदे 5 रुपए में और मार्केट में बेच दिए 7 रुपए में, 2 रुपए जो आपने कमाए वो आपका आर्बिट्राज हो गया। यही अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में करने लगो तो आप मतलब वो ये होता है, ये आपका धंधा कहलाएगा लोकल मार्केट में, और इंटरनेशनल मार्केट में आपका आर्बिट्राज कहलाता है। ये कहलाता है, ये रहता है कि इंडिया से कुछ चीज खरीदी, मान लो मेटल खरीदा, गोल्ड खरीदा, और यूके में मान लो वो ज्यादा में बिक रहा है तो यूके में बेच दिया और उसके बीच के डिफरेंस को उन्होंने कर दिया। अब क्योंकि इतने ज्यादा मार्केट कनेक्टेड है तो डिफरेंस बहुत कम होता है, 1 पैसे 2 पैसे का डिफरेंस होता है। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइज बहुत बड़ा होता है कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट साइज है, तो 1 पैसे 2 पैसे का डिफरेंस भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस हो जाता है जो कि डिवाइड कर दिया जाता है। उसको हम आर्बिट्राज फंड बोलते हैं। वैसे ही इक्विटी सेविंग्स, ये ओपन एंडेड स्कीम है। इक्विटी, आर्बिट्राज, ये सब का मिक्सचर में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बेसिकली इसका टर्म होता है। इसमें भी देखिए, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, स्लाइड्स जब आप खुद भी देखेंगे वीडियो को पॉज करके या फिर आप डाउनलोड करके, तो एक बस बेसिक ओवरव्यू ले लेना कि ये सब चीजें क्या होती हैं। आपको मैंने उसका पर्सपेक्टिव तो समझा ही दिया है कि कितना आपको कस्टमर को बताना इंपॉर्टेंट है। इसकी थोड़े से डिटेल्स, क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसके बेसिक डिटेल्स आप पढ़ लेंगे। नंबर्स जरूरी नहीं है याद रखो आप, क्योंकि नंबर्स वेरी करते हैं विद टाइम, तो इसीलिए आप सिर्फ बेसिक चीजें इसमें याद रखो तो आपको ध्यान रहेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, हम लोग इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आपका लाइफ में कोई भी टारगेट है या आप चाहते हो कि हाँ यार मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए इन्वेस्ट करूं, कैन बी एनीथिंग यू वांट, रिटायरमेंट के लिए हो सकता है, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए हो सकता है, बच्चों की शादी के लिए हो सकता है, व्हाटएवर दैट यू थिंक इज फिट फॉर यू। तो इस तरीके के फंड्स आपको डायरेक्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, डेटा एनालाइज किया होता है पिछले 10-20 साल का, लॉन्ग टर्म का। उन्होंने देखा होगा कि यार 20 साल में शुरू में क्योंकि आप यंग हो तो मे बी मैं इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाऊंगा, विद टाइम मैं डेट में लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं बाद में एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ योर फंड उनको लगा कि यार अब तो इमीडिएटली पैसा देना ही देना है, तो इसको बिल्कुल सेव कर देते हैं। तो आखिरी 1 आध साल 2 साल हो सकता है पूरा डेट में लगा दूं कि रिटर्न भले ही थोड़ा कम मिले लेकिन कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये एक सोल्यूशन किसी टारगेट के लिए था और उस टारगेट को हमें मीट करना है। अब ये सब काम आप खुद भी कर सकते हो, बट उसको खुद करने से जो हमारा हैसल फ्री जो पॉइंट आ रहा है म्यूचुअल फंड का, वो यहां पर होता है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड में।
तो रिटायरमेंट फंड, रिटायरमेंट के लिए अगर आप पैसा सेव करना चाहते हैं उसके लिए होता है। एंड चिल्ड्रंस फंड, डिपेंडिंग ऑन आप किस चीज के लिए बच्चों के लिए करना चाहते हैं, कुछ उनकी शादी के लिए करेंगे, कुछ उनके एजुकेशन के लिए करेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। तो इस तरीके के सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं। अब कुछ अदर स्कीम्स होती हैं, इंडेक्स फंड्स, जो मैंने आपको बताया कि इंडेक्स में आपका कोई निफ्टी में, सेंसेक्स के पूरे इंडेक्स को मिरर करते हैं, उसकी सारी कंपनीज को खरीद लेते हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ कि वो फंड जो इंडेक्स होता है वो कैसे बना हुआ है, उसके वेटेड एवरेज की तरह वो भी उस कंपनी को उसी रेशियो में खरीद लेते हैं और उसको मिरर करते हैं। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, कोई भी बहुत सारी चीजों की वैल्यू होती है, बाहर की कंपनीज होती हैं, वो चाहे तो अपनी यहां पर लिस्ट कर देती हैं और उनकी प्राइस को फॉलो करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इस तरीके से होते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये भी। फंड ऑफ फंड्स, ओवरसीज और डोमेस्टिक कोई और फंड होगा, उसके फंड का एक फंड बना दिया अगर इंडिया में, कोई मान लो अगर रेगुलेटरी नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करना सेबी के, या उस पूरे हैसल से नहीं जाना, तो उसी फंड के टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए एक फंड आपके लिए यहां बना दिया, तो उसको फंड ऑफ फंड्स बोलते हैं। दोनों इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके कस्टमर्स के लिए और आपके लिए भी, तो इनके बारे में पढ़िएगा जरूर आप। अब आता है इस फंड को लॉन्च कैसे करते हैं। शेयर को लॉन्च करते हैं तो आईपीओ होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, जब कंपनी ने अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया सेबी को, आप लोगों को टाइम दिया पढ़ने के लिए, एंड देन यू कैन फाइल, आप कंपनी के लिए वो कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही जो न्यू फंड ऑफर होता है वो ये कहता है कि द इनिशियल ऑफरिंग ऑफ द फंड्स टू द इन्वेस्टर्स, पहली बार अगर फंड जब इन्वेस्टर्स को ऑफर होगा तो एनएफओ के थ्रू होगा। इट कैन बी कंसीडर्ड द आईपीओ ऑफ द म्यूचुअल फंड। एंड इसका टेन्योर क्या होता है, टेन्योर इज 15 डेज, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम, एक्सेप्ट ईएलएसएस। ईएलएसएस क्यों, क्योंकि भाई वो टैक्स सेविंग देता है, टैक्स कौन हमें चार्ज करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो उसके नॉर्म्स को कंप्लाई करना पड़ता है उनको। एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनएफओ प्रोसीड्स कैन बी मेड ओनली आफ्टर क्लोजर ऑफ एनएफओ पीरियड। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एनएफओ का 15 दिन था, पहले दिन 10 करोड़ आ गए तो अभी से लगाना चालू कर दो, 14 दिन का रिटर्न तो अच्छा मिल जाएगा, नहीं, वो पूरा पीरियड क्लोज होगा, उसके बाद ही फिर उसमें से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, पूरा जितना एक्यूमुलेट हुआ पैसा उसके बाद से। अब आता है हमारे कुछ और थोड़े से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के, बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऑल म्यूचुअल फंड्स मस्ट बी लेबल्ड। लेबल्ड का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हम किसी ब्रांड के ऊपर लेबल लगा देते हैं, वो एक हरा डॉट लगा देते हैं देखने के लिए कि वेज है कि नॉन वेज है, उसमें न्यूट्रिशन की लेबलिंग करते हैं, उसी तरीके के लिए म्यूचुअल फंड में जो लेबलिंग होती है वो ये लेबलिंग होती है कि भाई ये फंड कौन ऑपरेट करता है, इसके रिटर्न्स क्या है, कितना इसका रिस्क एसोसिएटेड है, इस तरीके के उसके सारे डिटेल्स, जिससे जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाने जाए वो उसके पास पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, उसको पता रहे कि हाँ भाई मेरा पैसा कहां जा रहा है। ये तो उनका नेचर ऑफ स्कीम, रिस्क और जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर स्कीम का वो हमको लेबल करना पड़ता है। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैन बी डन ओनली थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एसआईपी ऐसा है कि आप एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हैं और आप लमसम के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो साल में, मान लो मैं हर महीने 10,000 रुपए लगाता हूं, टोटल साल में 1,20,000 हो गया। ये आप बोलो कि नहीं, मैं 1,20,000 एक लमसम लूंगा, जो कि फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, किसी भी महीने में जिसमें भी आप करना चाहो, मैं लमसम उस पर पैसा डाल लूंगा, तो वो तरीका भी एक इन्वेस्ट करने का होता है। तो SIP is an extra चीज which is extra option which is present to you to invest, but that is not the only option. There are other options as well. And NAV, जो net asset value of the scheme, needs to be disclosed daily in at least 2 newspapers. कोई भी 2 न्यूज़पेपर वो चूज कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, द मिंट हो गया या दैनिक भास्कर हो गया, उसमें उनको उसको डेली डिस्क्लोज करना पड़ता है, सेबी का नॉर्म है ये। अब राउंडिंग ऑफ, ये एक छोटी सी डिटेल है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए हमें पता होनी चाहिए। जो इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड और ये होते हैं, नैव की वैल्यू, अब क्योंकि देखिए आप जितने भी शेयर खरीद रहे हैं, अभी तो हम बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो किसी शेयर की वैल्यू है 745, किसी की है 838.97, उसके बाद किसी की और वैल्यू आ गई, मान लो 323.99, ये आ गई। अब इस तरीके से वैल्यू निकाल के जब आप उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स की, कि मान लो इनकी जो यूनिट्स है वो है 103 यूनिट्स है, इनसे डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। अब डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है तो इसके कुछ डेसिमल्स में आपकी वैल्यू आएगी। तो यही बात ये कहता है कि जो नेट एसेट वैल्यू का 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं इनके लिए, और 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए लेते हैं बैलेंस फंड के लिए। तो हर चीज में 4 याद रखना और बैलेंस फंड के लिए बस 2 याद रखना। कि बी, देखो याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, अब भी जस्ट बनाया, बी कौन सा लेटर है उसमें अल्फाबेट्स में, ए और बी सेकेंड लेटर है ना, तो ये 2 हो गया, बस इतना याद रखना। बाकी जो भी क्वेश्चन है कितने में होते हैं 4 मार देना, सही हो जाएगा आपका। अब यही करना पड़ेगा, इतनी सारी फैक्चुअल चीजें करते हैं तो ये सब चीजें ऐसे ही हमें निमोनिक्स यूज करने पड़ेंगे। एग्जिट लोड,
अब कुछ कुछ कंपनीज में एग्जिट लोड होता है, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड होता है कि भाई जब आप उससे एग्जिट करना चाहो, मान लो आपने इन्वेस्ट किया आज, आपको 10 दिन हुए इन्वेस्ट करते हुए, देन यू से नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मेरे को रिटर्न नहीं मिला, मैं तो अभी लखपति करोड़पति बना ही नहीं, मैंने 100 रुपए लगाए थे तो मेरे को तो निकालना है, तो बिल्कुल निकालो आप, लेकिन वो आप पे कुछ पेनल्टी चार्ज करेंगे। वो आपको पेनल्टी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। वो आपको ये बोल सकते हैं कि मान लो आपके 100 रुपए से 1 रुपए आपका बढ़ा था, 1% का रिटर्न मिला था, तो 1% की पेनल्टी चार्ज कर लेंगे। आपको बोलेंगे कि दे विल पे यू बैक 100 रुपीज। मान लो कुछ ऐसा अमेजिंग हो गया कि आपको 100 रुपए पे 10 रुपए रिटर्न मिल गया और उन्होंने 1% पेनल्टी चार्ज की, तो उस 10 रुपए का 1% वो आप पे चार्ज कर लेंगे, मतलब कि 1 रुपए आप पे चार्ज कर लेंगे, 9 रुपए आपको दे देंगे। इस तरीके का एग्जिट लोड होता है। आजकल बहुत सारे फंड्स में एग्जिट लोड नहीं होता, कुछ बस उनका एक टेन्योर होता है कि हाँ इतने टाइम में आप बस उसको चलाओ। ईएलएसएस और इन सब में रहता है बिकॉज क्योंकि वो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है उस फंड का, ये रहता है। एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, अब क्या होता है कि आपको मान लो एक पर्टिकुलर रिटर्न है, फॉर एग्जांपल किसी एक फंड ने डेटा एनालाइज कर लिया, उन्होंने क्या बोला कि भाई हमने देखा है कि इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ तो ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 12% का रिटर्न मिला, ठीक है। तो वो आपको क्या बोल देंगे कि, और उनको ऐसा लग रहा है कि आगे जो भी उन्होंने फोरकास्टिंग की, उन्होंने रियलाइज किया कि यार आगे भी ऐसा ही माहौल रहने वाला है कंट्री का, कोई ऐसा मेजर वर्ल्ड एंडिंग इवेंट टाइप का रिस्क नहीं है, चीजें ऐसी ही चलेंगी जैसी चल रही हैं। वो आपको क्या बोल देंगे, हमारे फंड में पैसा लगाओ, हम आपको क्या एडवांटेज देते हैं, हम आपको 8% का रिटर्न देंगे गारंटीड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि रिटर्न कितना जाए। अब रिटर्न हो सकता है 100% चला जाए या रिटर्न हो सकता है 2% जाए, बट आपको 8% का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज वो उन्होंने आपको एश्योर कर दिया है। तो दैट इज कंप्लीटली देयर रिस्क एंड देयर प्रॉफिट। अगर उनको 100% होता है तो आपको सिर्फ 8 देना है, 94 वो खुद में डिवाइड करेंगे, अपनी सैलरीज वो करेंगे, और अगर 2% होता है तो उनको अपनी जेब से 6% डालना है। तो ये होते हैं एश्योर्ड इनकम वाले फंड। अब ये सब क्यों बने, क्योंकि यार देखो, आप किसी कस्टमर को जब आप पिच करते हो म्यूचुअल फंड, वो डरता है, उसको लगता है मार्केट में पैसा लगाएगा तो डूब जाएगा, क्योंकि बहुत पास्ट एक्सपीरियंसेस, खासकर कि जो लोग एजेड होते हैं, थोड़े 40, 45, 50 के होते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, वो डरते हैं शेयर मार्केट से, क्योंकि उनको यही लगता है कि यार पैसा लगाया था वो डूब गया। वो था क्योंकि पहले इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी, इतना ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, तो इसीलिए उन लोगों के लिए इस तरीके की स्कीम्स होती हैं कि आप डरो मत, आप पैसा लगाओ, आपकी एश्योरिटी है फंड की, ये वो गारंटी कर रहे हैं। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, हर इंसान म्यूचुअल फंड नहीं बेच सकता। एक पेपर होता है, आप लोग ऐसे बैंकर में 100% सबको रिकमेंड करूंगा, कोशिश करिए कि ये पेपर जरूर दीजिए। इसका एडवांटेज मैं आपको बाद में बताऊंगा। NISM सीरीज 5A का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम, ये आपको देना पड़ता है। एज एन एंटिटी अगर आपको मार्केट करना है, एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाता है, वो नंबर यूज होता है जब भी बैंक उसको वो करता है, मार्केट करता है, तो आपका नंबर डल जाता है कि आप ये लीड लेके आए थे। ये है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, AMFI, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक ARN ये नंबर होना चाहिए फॉर एन इंडिविजुअल। कोई फर्म और कॉर्पोरेट होता है तो उसका ARN नंबर, ये नंबर होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम AMFI ये होना चाहिए। और ऑल एम्प्लॉइज एंगेज इन मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मतलब जितने भी लोग उसमें एंगेज हैं मार्केट और सेलिंग म्यूचुअल फंड्स में, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए उनका ARN होना चाहिए, एक EUIN कार्ड भी होना चाहिए और एक AMFI एम्पैनलमेंट होना चाहिए, उनका एम्पैनल्ड होने चाहिए म्यूचुअल फंड वाले इंस्टीट्यूट में। इसका एडवांटेज क्या होता है, जब आप पिच कर रहे होते हैं, किसी को म्यूचुअल फंड पिच कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए आपका एक सर्कल ऑफिस है, उसने फॉर एग्जांपल किसी एक मंथ में 100 SIPs करा दी। अब SIPs वो कराएगा तो कुछ लोगों का नाम उसमें जाता है कि भाई किसके नाम पे करा दिया, भाई किसी ना किसी का नंबर तो डालना ही है। अब पूरे सर्कल ऑफिस में मान लो 2 लोगों का निकला कि भाई इन दोनों के नंबर हैं, इन दोनों के पास नंबर है, इन्होंने ये पेपर निकाला हुआ है, तो उन 2 के नंबर यूज हो जाएंगे। एवरी SIP दैट इज डन थ्रू द बैंक, क्योंकि बैंक एक एजेंट है, उसको उसका कमीशन मिलता है, एंड वो कमीशन बैंक को भी मिलेगा, जिस बंदे ने अपना नंबर डाला है, बंदी ने अपना नंबर डाला है, उसको भी मिलेगा। मैं पर्सनली एक ऐसी लेडी को जानता हूं जिनकी साल की इनकम है 6 लाख और वो ITR भरती है 12 लाख का। क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं कि इधर उधर से कमा लेती हैं, इसीलिए बिकॉज उनकी ये जो एक्स्ट्रा 6 लाख इनकम होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो एक ऐसी जगह पोस्टेड है जहां पूरे सर्कल में, कोई बहुत मेजर सर्कल में वो पोस्टेड है, जहां पूरे सर्कल में शी इज द ओनली वन, और वहां म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा बिजनेस होता है। तो एवरी टाइम म्यूचुअल फंड इज सोल्ड थ्रू द बैंक, उनका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो यूज होता है और उनको उसका कमीशन मिलता है। तो जितनी सैलरी उतना ही वो डबल कमा रहे हैं। तो इट इज वन गुड वे टू इंक्रीज, वन गुड ऑनेस्ट वे टू यूज योर नॉलेज टू इंक्रीज योर मनी। क्योंकि ऐसे बैंकर हमारे पास फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो कि खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंकर्स हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। तो दिस कैन बी वन वे जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है।
बहुत ही ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स इसके पीछे का साइंस है, एक्चुरियल साइंसेस बोलते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले, कभी इसका कोई पेपर निकाले, तो जब आप पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि कैसे जो ओवरऑल रिस्क होता है, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं। हमें यही लगता है ना कि यार 15,000 रुपए का टर्म इंश्योरेंस करवा रहे हैं और मर जाएंगे तो 1 करोड़ देंगे, तो इनको प्रॉफिट कैसे हो रहा है, कितने 15,000 इनको देने पड़ेंगे। लेकिन जब आप उसका पीछे का मैथमेटिक्स देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि दे आर वेरी प्रॉफिटेबल कंपनीज। आप LIC को ही देख लीजिए, इतना ज्यादा चंक होल्ड करते हैं, वो पैसा होल्ड करते हैं गवर्नमेंट का, इतने ज्यादा लॉस मेकिंग चीजों को में उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे उनको ओन करता है, तो गवर्नमेंट उनसे इन्वेस्ट करवाता है डेवलपमेंट के लिए कंट्री के, बट स्टिल दे आर सो प्रॉफिटेबल। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ मतलब उनका बाय नेचर जो पीछे का उनका मैथमेटिक्स है उसके कारण है वो। फर्स्ट कंपनी जो इंडिया में हुई थी वो 1818 में कोलकाता में आई थी, एंड उसके बाद जो नेशनलाइजेशन हुआ कि LIC का एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो 1956 में हुआ, हमारा रिपब्लिक के 6 साल बाद। अब रीओपनिंग क्या था, इंश्योरेंस सेक्टर्स रेगुलेटेड था, इस सेक्टर में वही लाइसेंस राज चलता था। इसके साथ क्यों ये था, क्योंकि इंश्योरेंस बड़ी बड़ी कंपनियां देती नहीं थी। मतलब ये होता था ना, ये इशू होता था, भाई गवर्नमेंट की है तो भरोसा है, सरकारी है, लेके पैसा भागेंगे नहीं, जो भी प्रीमियम दिया है टाइमली पेमेंट करेंगे उसका। गवर्नमेंट को डर था कि अगर हमने एंट्री करवा दी प्राइवेट प्लेयर्स की इसमें, पब्लिक प्लेयर्स की जगह, तो वो लोग ये इन चीजों को ऑनर नहीं करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं यार, ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है, ये कंपनीज खुद ही मतलब दे बिकेम द मॉन्स्टर दैट दे वर सपोज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके के इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन किया कि जब कंपटीशन आएगा तो दे विल बी फोर्स्ड टू वर्क। LIC के जो आज से 10 साल पहले प्रॉफिट थे, आज उतने नहीं है, मतलब उस रेट पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना कंपटीशन आ गया है कि उनके शेयर, मार्केट शेयर में दूसरी कंपनीज खा रही हैं, ये इसलिए तो उनका सेक्टर को ओपन किया। अब करंट ट्रेंड है 18-19 का बता रहा हूं मैं आपको। ये क्या है? 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, 27 जनरल इंश्योरेंस, 7 हेल्थ इंश्योरेंस है, और री इंश्योरेंस जो होता है वो 12 है। स्पेशलाइज इंश्योरेंस कौन होते हैं? जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी होती है, कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको जो केटर करते हैं, वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी करती है। और लोग भी करते हैं, बट दे आर वन ऑफ द प्लेयर्स उसमें, क्रेडिट एग्रीकल्चर क्रेडिट इंश्योरेंस देते हैं। और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, कि कल को भाई किसी कंपनी को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसा लगता है उसके लिए भाई, कि आपको जो सर्टेन नॉर्म्स है वो मीट करना है, चीजें प्रोक्योर करना है। आपके पास ऑर्डर तो आ गया, लेकिन उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको पैसा चाहिए तो ये उस चीज को पैसा, जो एक्सिम बैंक और इस तरीके के बैंक उसको वो करते हैं, पैसा देते हैं, नॉर्मल बैंक पैसा देते हैं, और ये उसको इंश्योर करते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट वहां जाएगा वो सेफली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और भी बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, उस तरीके के इंश्योरेंस ये स्पेशलाइज्ड कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। अब ये तो हमने देख लिया इंश्योरेंस सेक्टर क्या है। अब इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब बहुत सिंपल टर्म्स में, यहाँ डेफिनेशन है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी आप समझ लो। एक कुछ पर्टिकुलर प्रोटेक्शन के लिए आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो किसी कंपनी को, वो प्रीमियम के बिहाफ में जिस भी चीज के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो, द कंपनी प्रोमिसेस टू कवर द लॉसेस दैट यू फेस इन योर लाइफ। वो लाइफ का लॉस हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का लॉस हो सकता है, ये आपके फोन का भी इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोटेक्शन ऑफर्ड अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस बाय वन पार्टी टू अदर इन रिटर्न ऑफ ए प्रीमियम। आप कुछ पैसा दे रहे हो उनको, वो करने का अमाउंट पेड बाय द प्रोटेक्टेड पार्टी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है, दो पार्टी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। इस केस में जो हम बोलते हैं ना कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, आपका मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या, ये होता है। एंड इंश्योरेंस बहुत ही मतलब एक बड़ा ही फनी प्रोडक्ट है। फनी क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये एक ऐसा असेंशियल प्रोडक्ट है जिसको मतलब हर इंसान के पास होना जरूरी है, क्योंकि बहुत छोटे अमाउंट के लिए यू गेट अ वेरी ह्यूज प्रोटेक्शन। आप खुद सोचिए, कोई इंसान अपना टर्म इंश्योरेंस करवा ले यंग एज में, 21, 22, 23 की उम्र में अपना करवा ले, तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस उसका होता है 12 से 15 हजार रुपए पे, डिपेंडिंग ऑन उसकी क्या हेल्थ है। लेकिन मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूं, 12 से 15 हजार रुपए में। दिस इज 12 हजार रुपए पर ईयर। आपको मतलब 500 रुपए महीना पे करना है, 500 से 600 रुपए महीना पे करना है, और आपका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है। खुदा ना खास्ता आपको कल को कुछ हो जाए तो एटलीस्ट योर फैमिली विल बी एबल टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। पूरी लाइफ तो नहीं जी पाएंगे, लेकिन लड़खड़ाएंगे नहीं, वो हो जाएंगे। अब इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो मैं आपको एक तरीके का एग्जांपल दे रहा हूं, बट स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल। आप किसी भी कस्टमर को जाके बोलोगे कि इंश्योरेंस ले लो, तो अरे नहीं बाद में लूंगा, बाद में लूंगा, बाद में लूंगा करते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब वही वियर्ड साइकोलॉजी उस चीज की होती है। इसके ऊपर काफी स्टडीज भी की गई हैं, बहुत तरीके से इसको मार्केट करने की कोशिश की गई, लोगों को अवेयर कराने की कोशिश की गई, बट इट इज ए पुश प्रोडक्ट। जो मार्केटिंग में बोलते हैं, इट इज नॉट अ पुल प्रोडक्ट, इट इज ए पुश प्रोडक्ट। कि भाई आपको लोगों को उसको धक्का लगा लगा के वो करना पड़ता है कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये आपका ही फायदा करेगा। उसके कंपैरिजन में आप एक सिगरेट जैसे प्रोडक्ट को देखिए, विच इज ए पुल प्रोडक्ट, कि भाई लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लॉकडाउन में नहीं मिल रहा था, लोग पागल हो गए थे कि नहीं चाहिए ही चाहिए चाहिए।
लिकर बंद हो गया था, लोग पागल हो गए, मतलब 1000 रुपए की बोतल को 3000 में खरीद रहे हैं। लेकिन जो इंश्योरेंस सस्ते में मिल रहा होगा वो कभी नहीं लेंगे। इंश्योरेंस पे आप दे दो उनको 3000 का डिस्काउंट, वो तब भी बोलेंगे कि महंगा है। लेकिन लिकर की बोतल अगर 1000 की होगी तो उसको 3000 का भी कर देंगे, जबकि वो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट्स उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो वर्ड्स वियर्ड फनी प्रोडक्ट है इंश्योरेंस भी। अब कुछ प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं इंश्योरेंस को कि भाई कुछ एक सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, उसको ही इंश्योरेंस फॉलो करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये लैटिन में है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मैं कुछ गलत प्रोनाउंस करूंगा तो आप बोलेंगे गलत कर दिया यार। दिस इज बेसिकली अ ड्यूटी ऑफ ए पार्टी टू बी इंश्योर्ड टू वॉलंटरली डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू द रिस्क बीइंग प्रपोज्ड। फॉर एग्जांपल, कोई एक चेन स्मोकर है जिसने कोई टेस्ट कराया और डॉक्टर ने बोला कि यार स्मोकिंग नहीं रोकी तो कैंसर तो पक्का है, आपके सिम्टम्स दिखना चालू हो गए हैं। या किसी को मिठाई बहुत पसंद है, अगर उसने मिठाई खाना नहीं छोड़ी या शुगर या स्टार्ची प्रोडक्ट्स लेना नहीं छोड़े तो डायबिटीज होने का पक्का खतरा है, आपके टेस्ट में आ गया। आपने बोला कि यार सही बात है, खतरा तो है, मेडिकल में खर्चा भी बहुत आता है, मैं इंश्योरेंस करवा लेता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस। और जब वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला पूछेगा कि आप स्मोक करते हो तो नो टिक कर दूंगा, क्या उसको पता चलने वाला है, टेस्ट वेस्ट भी डॉक्टर को पैसा खिला दूंगा, कुछ कर लूंगा। बट कल को अगर आपको कुछ होता है और इंश्योरेंस कंपनी आपका फिर से टेस्ट करवाती है, क्योंकि मल्टीपल इंडिपेंडेंट जगह से वो टेस्ट करवाएंगे आपका, क्योंकि इतना पैसा आपको देंगे, एंड दे रियलाइज दैट यू हैव हिडन समथिंग विच यू ऑलरेडी न्यू, तो आपको पैसा वो नहीं देंगे। आप उनको कोर्ट में भी ले जाएं तो भी आपको बोल देंगे कि बॉस जितना प्रीमियम दिया है वी डू नॉट केयर, बट आपने ये चीज किया है, वी आर नॉट गोइंग टू पे यू। ये है। अब इसमें क्या होता है कि नॉन डिस्क्लोजर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, आपको नहीं पता था, आप बहुत मिठाई खाते हो, आपने आज तक कोई टेस्ट नहीं करवाया, आपको नहीं पता कि आपको डायबिटीज हो सकता है, बट स्टिल अगर आपकी डायबिटीज रिलेटेड कोई इशू आता है, वो होता है और वो उसका कुछ क्लॉज ऐसा है कि वो इतने टाइम तक कवर नहीं करेगा, तो यू कैन नॉट फोर्स देम टू। वो ये बोल, कई हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि आपको पहले से कोई बीमारी हो तो उसका कुछ एक पीरियड होता है, उसके बाद ही वो आपको कवरेज चालू करते हैं, वो आपको कवर नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, आपने हमें नहीं बताया तो क्या हो गया, ये चीज का वो है, या आपको नहीं पता था तो क्या हो गया, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। ये है। तो ये एक प्रिंसिपल होता है इंश्योरेंस का। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। गाड़ी आपकी इंश्योरेंस मैं नहीं करवा सकता, ये है, मतलब आई कैन पे फॉर इट इफ आई वांट टू, कंपनी मना क्यों करेगी, बट दे विल नॉट गिव मी द मनी। कल को कुछ भी हो जाता है तो गाड़ी आपके नाम है, इंश्योरेंस आपके नाम होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी का मैंने इंश्योरेंस करा दिया, पैसा भी मैंने दिया और मेरी गाड़ी ठुकी तो बोला कि यार पैसा मैं दे रहा था, इनकी नहीं ठुकी, मेरी गाड़ी का पैसा दे दो। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका एक डिफाइंड इंटरेस्ट होना चाहिए कि क्यों आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ये है। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन सर्टेन रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप में नहीं होता इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सर्टेन रिलेशनशिप में होता है। कि आप लाइफ इंश्योरेंस में क्या हो गया कि आपका इंश्योरेंस हुआ, लेकिन पैसा बिकॉज आपकी खुदा ना खास्ता कल को आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का जो नॉमिनी था उसको पैसा मिला, तो उस केस में किसी और का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन गाड़ी में और इन सब चीजों में उसमें नहीं हो सकता आपका। ये एक प्रिंसिपल होता है। एक और प्रिंसिपल है प्रिंसिपल इंडेमिनिटी। यह है कि कोई भी फाइनेंशियल लॉस जो होता है इंश्योर्ड का, और उसको सेम पोजीशन बिफोर द लॉस पे रखना है। आपकी गाड़ी ठुक गई, टोटल डैमेज में चली गई, आपकी गाड़ी की वैल्यू निकाली थी उन्होंने 6 लाख, आपने इंश्योरेंस करवाया था वैल्यू का कि गाड़ी की थी जब 10 लाख, वो गिर गिर के 6 लाख की हो गई। कंपनी आपको बोल रही है कि हम आपको 2 ऑप्शन है, या तो 6 लाख रुपए ले लो या नई गाड़ी वो करके हम आपको दे देंगे, इस चीज का आपको वो कर देंगे। आपने बोला कि नहीं अब तो मैं BMW खरीदूंगा, BMW खरीद के दो, क्योंकि आपने तो बोला था कि मेरी गाड़ी जाएगी तो नई गाड़ी दोगे, मुझे BMW चाहिए। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो आपको बोलेंगे कि हम आपको सेम पोजीशन क्या आती है, होंडा सिटी चला रहे थे, होंडा सिटी चलाओगे, उस पोजीशन में आपको रख देंगे। अब क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी चीज का। फोन आपका घूम गया, आईफोन मान लो आपने खरीदा था 13, घूम गया, तो नया आपको आईफोन दे देंगे, या उतना जितने का इंश्योरेंस किया था उतना पैसा दे देंगे, 70,000 रुपए। ये नहीं बोलेंगे कि यार आप बोलोगे आईफोन 14 प्रो आ गया है 1.5 लाख का है वो दे दो, नो, दे आर गोइंग टू से नो। वो बोलेंगे 70,000 रुपए ले लो, खुद के 70 में लाके ले लेना। ये है। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, ये बहुत ध्यान रखिएगा आप। क्यों? ऐसे कई बार टर्म्स में आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल बात है, कोई अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस है, कल को अगर मेरी डेथ हो जाती है, मेरे पेरेंट्स कैन नॉट क्लेम कंपनी में जाके कि इंडेमिनिटी का मतलब था कि यू विल रिकवर आवर लॉस, हमारा मॉनिटरी लॉस नहीं हुआ है, हमारा बच्चे की डेथ हुई है, वी वांट कि हमें उसको जिंदा कर दो, इफ दे से समथिंग लाइक दिस, तो दैट इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू हैपन। तो इसीलिए ये चीज का लाइफ इंश्योरेंस का कंपनी का इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। वो डिफरेंट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर मेरी वैल्यू जो उनको लगता कि मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कमा के या वो करके देता अपनी फैमिली को, उस वैल्यू से जो भी वैल्यू डिराइव होती है मैक्सिमम इंश्योरेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि
मैं मान लो मेरी सैलरी 50,000 है, तो मैं बोलूं कि नहीं मैं चाहता हूं मेरा 50 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाए, तो पॉसिबल है, हो सकता है मैं उतना पैसा दे पाऊं, बट कंपनी बोलेगी कि नहीं, आपकी जो सैलरी और आपका जो करियर ग्रोथ है 50 करोड़ आपकी वैल्यू नहीं होगी ये चीज की, एटलीस्ट अभी नहीं होगी। आप कुछ अलग कर लेते हो, कोई बहुत अच्छी जगह से पढ़ लेते हो, स्टैनफोर्ड हार्वर्ड से में भी कोई कंपनी चालू कर लेते हो जाए, बट करंट में ऐसे बैंकर आपकी वैल्यू मैक्सिमम से आप एमडी भी बन जाते हो तो आपकी वैल्यू 10 करोड़ हो पाएगी, आपकी वैल्यू 50 करोड़ नहीं हो पाएगी। तो वी कैन नॉट इंश्योर यू फॉर दैट, वो ये कह सकते हैं आपको। ये है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये कहता है कि कुछ सर्टेन राइट्स जो इंश्योर्ड पार्टी होती है वो गिव अप कर देती है ऑन बिहाफ ऑफ अब जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके। किस केस में? अगर आपकी गाड़ी टकरा गई, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी और मेरी गाड़ी टकरा जाए, हम दोनों थोड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, हमने बोला कि चलिए ठीक है, हम दोनों लड़ेंगे नहीं, लोगों के जैसे एक दूसरे को मारेंगे नहीं, हम हमारी इंश्योरेंस कंपनीज को कॉन्टैक्ट करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि भाई मेरी कंपनी मेरा पैसा वो कर दे, आपकी कंपनी आपका कर दे। कल को पता चला कि आप लाइसेंस होल्डर ही नहीं हो, या ऐसा चीज है कि आप कुछ मेजर गलती कर रहे थे जो बाद में पकड़ में आती है, तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि मैं आपको पे नहीं करूंगा, क्योंकि पहली बात तो आप लायबल नहीं हो, बट मैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे मेरे बिहाफ पे केस करूंगा कि सिद्धार्थ के बिहाफ पे या जो भी मेरा नाम है उसके बिहाफ पे आप पे केस कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये नहीं, वी विल रिकवर इट फ्रॉम यू। तो ये आप सब्रोगेशन, अपने राइट्स आप किसी और को दे देते हो, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। एंड इंश्योर्ड पार्टी डज नॉट हैव द राइट टू क्लेम एडिशनल डैमेजेस। ऐसा नहीं है कि भाई 5,000 का डैमेज हुआ तो मैं बोलूंगा कि नहीं भाई 50,000 निकाल, क्यों कि भाई मेरी मर्जी, मेरे को लग रहा था कि तूने जो लाइट तोड़ी है, मेरे को तो एलईडी लाइट लगवानी थी महंगी वाली, तो मैं बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं होता, जितने का डैमेज हुआ है उतने का ही वो। एंड एक बार क्लेम कर लिया तो देन आई कैन नॉट गो इट टू यू। जब एक बार सेटलमेंट हो गया उस पूरे केस का, तब मेरा इंश्योरेंस कंपनी इज हैप्पी कि हाँ भाई उन्होंने मेरे को दे दिया, दे थिंक कि जो उन्होंने मेरे को दिया है दैट इज करेक्ट, सही वैल्यू है, तो आई कैन नॉट गो एंड से कि नहीं यार मेरे को तो गाड़ी बदलना है, अब मेरे को तो होंडा सिटी लेना है, मेरी तो i10 है, तो मेरे को आप होंडा सिटी दो। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये प्रिंसिपल उसको प्रोटेक्ट करता है, ये रहता है। अब दो और लास्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब क्या होता है, आप अपनी कार का फॉर एग्जांपल 5 जगह से इंश्योरेंस करवा लो, मान लो आपने करवा लिया कुछ करके, आप हर जगह 10-10 हज़ार रुपए साल का दे रहे हो उनको, आपकी कार डैमेज में चली गई, आपकी कार की वैल्यू थी 5 लाख, आप बोलो कि ये 10 लोगों से इंश्योरेंस था मेरा, 50 लाख दे दो मेरे को लाके, तो बोलेंगे कि नहीं हम आपको 50 लाख नहीं देंगे, हर इंश्योरेंस कंपनी आपको 50,000 रुपए देगी। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू जितने की आपने गाड़ी की करवाई थी उससे ज्यादा का थोड़ा ना आपका हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, आपको पैसा दे सकते हैं, हम तो उतने को ही रिकवर करेंगे, तो वी विल पूल इन द मनी, ये रहेगा। आप अगर मान लो कोई टर्म इंश्योरेंस करवाते हो या कुछ भी करवाते हो या 2 जगह से सेम चीज का इंश्योरेंस करवाते हो, तो दे विल नॉट पे यू ट्वाइस, वो आपका उस चीज की वैल्यू कवर करेंगे। टर्म इंश्योरेंस में थोड़ा डिफरेंट होता है कि आज आपने 1 करोड़ का करवा लिया, आज से 10 साल बाद आपको लगा कि यार मेरी वो वैल्यू बढ़ गई, तो आपने 3 करोड़ का करवा लिया, तो मे बी ये हो सकता है कि वो 3 करोड़ का कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस हो और ये 1 करोड़ का कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस हो, क्योंकि आपकी लाइफ की वैल्यू की बात हो रही है, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, ये क्या कहता है कि जिस चीज का इंश्योरेंस करवाया उस चीज का ही पैसा मिलेगा आपको। आपने इंश्योरेंस करवाया कि आपका घर का इंश्योरेंस है कि आग लगने पे आपको पैसा मिलेगा, अर्थक्वेक आता है आपका घर टूटता है, दे आर नॉट गोइंग टू पे यू। आग लगने में भी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने पे आपको पैसा मिलेगा, कोई आग लगा देता है या आपकी गलती से आग लगती है, दे आर नॉट गोइंग टू पे यू, अगर वो उस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। तो प्रॉक्सिमेट कॉज, जो भी नियरेस्ट कॉज होता है सिर्फ उसके लिए इंश्योरेंस होता है, ये रहता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है इंश्योरेंस के, ये फंडामेंटल है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के, उसमें दे स्टे कांस्टेंट किसी भी टाइप का इंश्योरेंस हो तो। अब इंश्योरेंस के टाइप क्या होते हैं? मेनली 2 टाइप होते हैं, वैसे तो बहुत डिफरेंट टाइप होते हैं, लेकिन मेनली 2 टाइप होते हैं, एक होता है लाइफ और एक होता है, एक लाइफ होता है, एक होता है नॉन लाइफ होता है। लाइफ क्या होता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड देयर डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ डेथ, और ये बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, इस तरीके का। हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर आपको कोई भी सिकनेस या डिसेबिलिटी होती है उस केस में आपको जो सिक्योरिटी दी जाती है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। पेंशन प्लान्स, एन्युटी, जैसे अब आप रिटायर हो रहे हो, आपको ये है कि नहीं भाई मेरा कोई पेंशन का सोर्स ही नहीं है, पेंशनेबल जॉब नहीं है, तो आप शुरू से ही पैसा सेव करने की कोशिश कर सकते हो, जैसे कि 60 से 80, 90, 100 जितने भी साल आप जियो, आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाओ, यू डू नॉट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। तो उस तरीके के प्लान्स के लिए ये होता है, पेंशन प्लान्स होते हैं, वो भी इसी सेक्टर में आते हैं। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? आपकी प्रॉपर्टी का, कोई भी लाइबिलिटी का, कि भाई कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो कर रहे हो, उस चीज की कोई लाइबिलिटी है उसका इंश्योरेंस होता है। वो कोई प्रोडक्ट कहीं से आ रहा है आपका, उस चीज में जो होता है ना कि अपन लोग कहीं सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो उसका जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो ये रहता है। मिसलेनियस बहुत सारी डिफरेंट चीज का हो सकता है, आपके मोबाइल का इंश्योरेंस हो सकता है, फ्लाइट कैंसिल हो जाए, ट्रैवल के अगेंस्ट जो इंश्योरेंस होता है वो मिसलेनियस में ही आएगा कि आपने इंश्योरेंस करवा लिया कि 100 रुपए दे दिए, फ्लाइट अगर मेरी रीशेड्यूल होती है, कैंसिल होती है, कुछ भी होता है तो मेरे को पूरा पैसा वापस मिल जाएगा।
ये रहता है आपका। जनरल इंश्योरेंस किसी भी चीज का इंश्योरेंस जो 1 ईयर रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर एक साल का होता है। ऐसा कार का होता है आपका कि एक साल का आपका इंश्योरेंस होता है, वो आपको रिन्यू कराना पड़ता है। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि लिमिटेड नंबर, कुछ एक टर्म के लिए आपको इंश्योरेंस मिलता है। दैट टर्म कैन बी एनीथिंग, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है, 99 की एज तक हो सकता है। ये रहता है आपका, डिपेंडिंग ऑन आज आपकी कितनी एज है उसके हिसाब से ये हो सकता है। इसमें मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती टर्मिनेशन। फॉर एग्जांपल 99 का आपने इंश्योरेंस करवाया था, अब आप 100 तक जी गए, आपने बोला यार 99 का था, इतने इतने रुपए दिए, इतना इतना इंटरेस्ट बच रहा है, लाओ मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो, तो वो आपको मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं। इसलिए ये सस्ता होता है। अगर आप कोई ऐसा इंश्योरेंस करवाए जिसमें आपको पैसा भी मिल जाए, जो कि हम आगे देखेंगे, वो महंगा होता है। ये मान लो 12-15 हजार का होगा तो वो 30 हजार का होगा, इससे एग्जैक्टली डबल का होगा। ये है फेस वैल्यू इज पेड ओनली ड्यूरिंग डेथ बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस टर्म। कि अगर मान लो 99 का था, 95 की एज में आपकी डेथ हुई, आपके डिपेंडेंट को जो भी आपका इंश्योरेंस वैल्यू थी वो मिल जाएगी। होल लाइफ जैसा कि नाम कहता है पूरी जिंदगी तक होता है आपका, इररिस्पेक्टिव आपने कितने का कराया है वो होता है ये। पेमेंट ऑफ फेस वैल्यू ड्यूरिंग डेथ रिगार्डलेस ऑफ टाइमिंग। ऐसा नहीं है कि आपने 99 तक कराया था और आपकी 100 में डेथ हुई तो आपको पैसा नहीं देंगे, होल लाइफ में आपको इसमें भी पैसा देंगे। कैन बी विद और विदाउट प्रॉफिट, आगे समझेंगे क्या होता है ये। एंडोमेंट इंश्योरेंस, पॉलिसी फेस अमाउंट पेड ऑन डेथ प्लस फुल फेस पेमेंट इन केस ऑफ इंश्योर्ड लिव्स टिल द एंड ऑफ टर्म। आपने 60 साल की उम्र तक का करवाया, 61 साल में 61 में आपको इसका पूरा पैसा मिल जाएगा आपको। ये होता है एंडोमेंट टाइप का इंश्योरेंस। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो इसका प्रीमियम हायर होता है, एंड इट इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कि आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है और आपको ये फायदा भी मिल रहा है कि आपको आपका पैसा भी वापस मिल रहा है। विद प्रॉफिट पॉलिसीज, सिंपल, जब जो प्रॉफिट शेयर होता है, जो आपकी कंपनी है LIC आपको इंश्योर कर रही है, उसका जो भी प्रॉफिट होगा अगर वो आपके साथ डिवाइड करने को रेडी होगी तो वो आपको प्रॉफिट टाइप का इंश्योरेंस कहलाया जाएगा। विदाउट प्रॉफिट पे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलता, जो आपकी वैल्यू है उतनी ही मिलती है। मनी बैक प्लान्स उसी तरीके का कि कुछ एश्योर्ड मनी बैक रिटर्न होता है कि आपने भाई हर साल 1-1 लाख रुपए लगाया तो आफ्टर 10 ईयर्स हम आपको 10 लाख रुपए तो वापस कर ही देंगे, भले ही वो 1-1 लाख लगा के उससे 20 लाख रुपए बना ले, लेकिन आपको वो ये बोलेंगे कि 10 साल तक इंश्योरेंस भी देंगे और 10 लाख रुपए भी आपका वो दे देंगे, हम आपको वापस दे देंगे। ये रहता है। एन्युटी प्लान, पेंशन प्लान टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम। एक सर्टेन एज के बाद आपको अगर रेगुलर इनकम चाहिए उसके लिए एन्युटी प्लान होता है। अब इमीडिएट एन्युटी क्या होता है, पेमेंट स्टार्ट्स इमीडिएटली प्लस प्रीमियम टू बी पेड इन लंप सम, कि भाई आज ही मैं पूरा प्रीमियम पे कर दूं। जैसे जो रिटायर हुआ उसको 50 लाख रुपए उसके पास आए, कई गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ, उसने बोला कि यार मे भी पेंशन बंद हो गई थी उस टाइम, तो उसने बोला कि 50 लाख रुपए का मैं सीधा पूरा उसमें लगा देता हूं, मेरी अभी इमीडिएट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगले महीने से ही मुझे पेंशन चाहिए। धीरे धीरे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान टाइप का कि ये मार्केट में लगा रहेगा, विद टाइम ये पैसा जनरेट करता रहेगा और मुझे इनकम मिलती रहेगी। ये इमीडिएट होता है। और डिफर्ड एन्युटी क्या होता है, आप ओवर ए पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स आपने पैसा हर महीने कुछ पैसा दिया और फिर आपको एक बार वो पैसा मिलना चालू हो गया। ये होता है ये चीज का। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसकी कॉम्बिनेशन होता है इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन का। आप म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट भी करते हो और आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। इसकी वैल्यू इसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। और पेड अप वैल्यू का टर्म होता है, वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रीमियम पेड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम्स। जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम्स आपने पे किए थे उसमें से जितने नंबर पे करना था आपको, मान लो 100 करना था, तो अगर आपने 10 पे किए तो 10 के ही हिसाब से आपकी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, जो उस चीज का वो होगा। ये होता है ये। अब देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, हम सबका होता है, ऐसे बैंकर भी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इट कवर्स द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड सम इंश्योर्ड कैन बी ऑन इंडिविजुअल बेसिस और फ्लोटर बेसिस। अब भाई फ्लोटर क्या होता है कि आपने 5 लाख का इंश्योरेंस ले लिया एंड योर होल फैमिली इज कवर्ड, वो होता है फ्लोटर बेसिस। ये होता है। इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पॉलिसी। कुछ होती हैं, बहुत सारी इसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। कोई भी आप एक पॉलिसी उठा के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है। मैं एक आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, मतलब थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड तरीका है, बट इट इज अ वेरी बेसिक वे टू नो अबाउट ऑल द पॉलिसीज। पैसाबाजार.com पे जाना, वहां अपने डिटेल्स डाल देना, ठीक है, और वहां पर जो भी पॉलिसी इंश्योरेंस आप लेना चाहो बस अपना इंटरेस्ट इंडिकेट कर देना। वो आपको इतने कॉल करेंगे और इतने मैसेज करेंगे कि आपको हर पॉलिसी के बारे में सारी चीजें वो बता देंगे। एक ही जगह यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी और कस्टमर्स को पिच करने के लिए उनकी पिच भी समझ में आ जाएगी क्या होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस में आपको बता ही चुका हूं। आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी रीजन से आपका लगेज गुम जाता है, आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है, या फिर खुदा ना खास्ता
कुछ एक्सीडेंट हो जाता है उसमें, आपका उस पे हो जाता, आपके फ्लाइट में आपके ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको कुछ हो जाता है, तो यू गेट पेड फॉर दैट। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का इंश्योरेंस होता है, वो होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस, अब ये क्या होता है मोटर इंश्योरेंस? हम सबकी गाड़ियों का इंश्योरेंस कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? उसका ओन व्हीकल डैमेज, ये फिर भी वो है कि आप करवाना चाहो या नहीं करवाना चाहो, दैट इज अप टू यू। बट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, आपकी गाड़ी से किसी सामने वाले को चोट लगती है या कोई भी उसको डैमेज होता है या उसकी डेथ होती है, तो योर इंश्योरेंस विल पे अ सर्टेन अमाउंट टू दैट पर्सन। ये होती है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। किसी की गाड़ी को आप ठोकते हो, कोई डैमेज होता है, तो योर इंश्योरेंस विल पे फॉर दैट पर्सन्स गाड़ी या व्हीकल। तो ये होता है हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस इज ए पनिशेबल ऑफेंस। कोई आपको पुलिस वाला रोकता है, बोलता है गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते मेरी गाड़ी मेरा इंश्योरेंस, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। किसके थ्रू? मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के थ्रू ये पनिशेबल ऑफेंस है। अब टाइप इसमें क्या होता है? लाइबिलिटी ओनली या फिर पैकेज पॉलिसी की लाइबिलिटी है, या डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जीरो डिप्रिसिएशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, ये रहता है। एक और चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो है फॉर्म 51 सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। ये सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, ये 1988 था, ये 1989 है। फॉर्म 51 होता है आपका। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच फॉर्म इज द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ मोटर व्हीकल्स, तो इट इज फॉर्म 51। एरिया 51 है ना, यूएस में बहुत नाम सुना होगा आपने, उससे याद रखना फॉर्म 51। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस यूजुअली नॉर्मल लोग नहीं करवाते, लेकिन कोई भी अगर घर का आप लोन लेते हैं या कोई भी कमर्शियल जगह कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसका बैंक डेफिनेटली इंश्योरेंस करवाता है, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है। उसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, उसके थ्रू डैमेज कवर होता है, फायर प्रोटेक्शन होता है, बर्गलरी प्रोटेक्शन होता है कि कोई चोरी हो जाए, तोड़फोड़ कर दे तो उसका होता है। ये चीज आपका मशीनरी का भी हो सकता है, स्टॉक्स का भी हो सकता है, बिल्डिंग्स का भी हो सकता है। ये भी पैकेज और अम्ब्रेला कवर, डिफरेंट टाइप के कवर्स अवेलेबल होते हैं। फायर इंश्योरेंस सिर्फ 1 साल का होता है, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ ड्वेलिंग्स। जैसे अगर आप अपने स्टॉक्स का करवाओगे फायर इंश्योरेंस, तो वो रिन्यूएबल होता है, हर एक साल में आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। बट ड्वेलिंग्स, किसी भी बिल्डिंग का आप करवाओगे तो मिनिमम 3 साल का होता है। ये ग्रुप इंश्योरेंस बहुत सारे लोगों को जब कवर करता है ऐसे ग्रुप, तो जो उसका प्रीमियम होता है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अगर आप 5 लाख का फ्लोटर इंश्योरेंस लो अपनी कंपनी वाला, आपके बैंक का, अगर आप एसबीआई के एम्प्लॉय हो, एसबीआई का इंश्योरेंस अगर आप लेते हो आपकी पूरी फैमिली के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, तो आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाएगा, मे बी 300-400 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा। यही सेम अगर आप प्राइवेटली जाके खरीदते हो इंश्योरेंस, कहीं और से खरीदते हो, वही सेम कवर आपको मे बी हो सकता है 3000 रुपीज का मिले पर मंथ। तो इतना डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक पूरे ग्रुप का इंश्योरेंस जब एक साथ होता है तो उसमें वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण उसके कॉस्ट लोअर हो जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को भी उसके लिए कम पैसा देना पड़ता है। ये होता है ग्रुप इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में, क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी से बहुत रेयरली डील करते हो, आप मेनली किसी मिडिलमैन से डील करते हो, हम ऐसे बैंकर भी एक मिडिलमैन ही है। तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? दे सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन कंज्यूमर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ये होता है, दे आर लाइसेंस बाय IRDA, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इनको लाइसेंस करता है। एंड एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशन जो 2002 का है, वो इनको कवर करता है कि क्या क्या उसमें डिटेल रहेंगे, क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स है लाइसेंसिंग के लिए। ये अब एजेंट्स और ब्रोकर्स, इनका मेन का आप डिफरेंस समझना जरूरी है। एजेंट्स वो होते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, दे रिप्रेजेंट वन कंपनी। ये होता है। अब वन कंपनी क्या होता है? एक कंपनी फॉर जनरल इंश्योरेंस एंड वन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जैसे LIC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मे बी बजाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एक कंपनी को एक एक वर्टिकल के लिए वो रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रोकर्स होते हैं ना, ये मल्टीपल, जैसे बैंक्स क्या होगा, बैंक को आप ब्रोकर कह सकते हो क्योंकि मल्टीपल कंपनीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहता है आपका डिफरेंस इनके बीच में। कस्टमर प्रोटेक्शन, इसमें ओम्बड्समैन स्कीम है इसकी। ये क्या होता है कि लेस देन 30 लाख तक का अमाउंट है, आपको अगर आपका रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इंश्योरेंस आपने करवाया था, कंपनी इज रिफ्यूजिंग टू पे फॉर सम रीजन और आपको लगता है गलत है, तो यू कैन अप्रोच देम, बट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। पहला है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। 30 डेज तक अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है या फिर आपको रिप्लाई आता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आप उसमें कर सकते हैं। अब कंप्लेंट ये होता है कि 1 साल के अंदर रिप्लाई, मान लो उनका रिप्लाई आया है कि नहीं हम आपको ये नहीं करेंगे, आपको 2 साल बाद आप जागे कि नहीं आ रही है तो गलत रिप्लाई है, मुझे अब पता चला है मैं करता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। 1 साल के अंदर आपको करना पड़ेगी कंप्लेंट।
और कंप्लेंट कहीं और पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोर्ट चले गए, आप अगर कहीं और चले गए, कोई सिविल कोर्ट चले गए, आप अगर पुलिस स्टेशन चले गए कंप्लेंट करने के लिए उनकी, वहां आपने उनके एफआईआर करवा दी कि उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया, कोई भी सेक्शन के उसमें करवा दी, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट स्कीम, क्योंकि फिर वो लोग आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व करेंगे। अब कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभार नहीं पूछी जाती, लेकिन इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है, बिकॉज कभी भी पूछी जा सकती हैं, बिकॉज ये डेली बेसिस पे हम लोग इससे डील करते हैं। जो भी सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचेस में, वो तो डेफिनेटली डेली बेसिस पे इस पे डील करते हैं। तो समझ लेते हैं इनको। एक है हमारी आम आदमी बीमा योजना। इसकी एलिजिबिलिटी होती है 18 से 59 ईयर्स तक की एज ये रहती है। इसमें ये रहता है वन अर्निंग मेंबर ऑफ बीपीएल और स्लाइटली अबव बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा अबव, ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम बीपीएल के नीचे हो तब ये केस है। ये इसका प्रीमियम रहता है ₹200 एंड इसका 50% मतलब 100 रुपए स्टेट प्रीमियम पे करती है, आपको 100 रुपए पे करना है। इसका कवर क्या है, 30,000 रुपए है और नेचुरल डेथ में, और 75,000 है डेथ बाय एक्सीडेंट। आप विद एज अगर आपकी डेथ हो गई तो 30,000 रुपीज मिलेंगे आपके नॉमिनी को, और अगर किसी भी एक्सीडेंट के कारण आपकी डेथ होती है तो आपको 75,000 मिलेंगे। इसमें एडिशनल कवर भी होता है, डिसेबिलिटी एंड स्कॉलरशिप ऑफ ₹100 पर मंथ टू 2 चिल्ड्रन स्टडिंग इन बिटवीन 9 to 12 स्टैंडर्ड। अगर आपके 2 बच्चे हैं और अगर आपको कुछ ऐसा हो जाता है कि यू कैन नॉट अर्न, तो आपके 100 रुपए भी उनको हर महीने दिए जाएंगे। बहुत छोटा अमाउंट है आई नो, बट उसका प्रीमियम भी बहुत कम है, 200 रुपए, तो उसके हिसाब से वो अमाउंट डिसाइड किया गया है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना बहुत कॉमन पॉलिसी है आजकल, ये बहुत चलती है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना। इसकी एलिजिबिलिटी 18 से 50 है और आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपका प्रीमियम कटता है और अलग जगह से आप नहीं कटवा सकते। उसकी 59 थी, इसकी 50 है। प्रीमियम इसका 330 पर ईयर है। इसका कवर होता है 2 लाख रुपए का ये रहता है, एंड डेथ कैन बी ड्यू टू एनी कॉज, और इसका ऑफर्ड कौन करता है, इसको एलआईसी ऑफर करता है। वैसे ही पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो एलिजिबिलिटी है बिटवीन 18 to 70 ईयर्स, एंड इसका प्रीमियम होता है ₹12 पर ईयर, एंड इसका कवर जो रहता है वो भी 2 लाख रुपीज रहता है ऑन डेथ। परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर आपको कुछ ऐसा हो जाता है कि यू आर नॉट एबल टू वर्क, जो भी उसके डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं, तो यू गेट ₹1 लाख। उसका आपका डेथ होती है और उसमें आपका इसमें आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी में, एंड पार्शियल डिसेबिलिटी अगर आपकी हो रही है तो आपको इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं। पार्शियल परमानेंट, जैसे कि अगर एक हाथ आपका चला गया तो आप पार्शियली डिसेबल्ड हो, परमानेंटली गया है तो आप पार्शियली डिसेबल्ड हो, तो यू विल गेट 1 लाख रुपीज। सिर्फ 12 रुपए का इंश्योरेंस होता है। तो अगर आपको ये मौका मिले अपने कस्टमर्स के लिए करने का तो जरूर करें। कई बार हमको उनको कंपलसरी बोल के भी करवाना पड़ता है, हमारे टारगेट्स के लिए भी करवाना पड़ता है, एंड कभी हमें लगता है कि यार इनको इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो ये डेफिनेटली करवाएं, क्योंकि भले ही कोई इंसान कितना भी बोल ले, वो बैंक में अकाउंट खुलवा रहा है, 1,000-2,000 रुपए का भी लेन देन कर रहा है महीने में, 12 रुपए और 330 रुपए उसके लिए एक साल में कोई मायने नहीं रखते। इतने की तो वो बीड़ी पी जाता होगा या देशी ठर्रा पी लेता होगा, बट यहां अगर आप उनसे कंपलसरी फोर्स करके लड़के उसका इंश्योरेंस आप करवा देंगे, तो कल को अगर उसको कुछ भी होता है तो उसके डिपेंडेंट्स आपको जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि आप उनको एक अमाउंट दिलवाएंगे। और कोई इंसान जो 2,000 रुपए का लेन देन कर रहा है उसके लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि कितने टाइप के हमारे डिफरेंट इंश्योरेंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे हम कस्टमर को पिच करें और उनका एग्जाम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है। इसके लिए ही जब ये वीडियो को खत्म करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम एक जो चीज और देख लेंगे वो रहेगा कि IRDA क्या होता है एंड इसके क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं और कहां इसका हेडक्वार्टर्स है। ये 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। इसका मेन जो फंक्शंस है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। कल को आपको कुछ भी गलत लगता है कि इंश्योरेंस वो कर रहा है तो यू कैन गो टू IRDA आपके रेजोल्यूशन के लिए। यह है स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज की क्या पावर्स रहेंगी, कैसे उनको अपना ओवरऑल कंडक्ट रखता है, उसका कोड भी यही लोग डिफाइन करते हैं। इंस्पेक्शन, ऑडिट, इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंश्योरर्स, इंटरमीडियरीज एंड अदर कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन। बैंक्स को भी ये लोग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम और ये कह सकते हैं कि वी वांट टू इंस्पेक्ट एंड ऑडिट कि आप जो इंश्योरेंस कर रहे हैं क्या आप करेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मिससेल तो नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बुक्स देखना चाहते हैं। ये पावर इनके पास है। रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज आपको पैसा दे रही हैं, है ना, इंश्योरेंस का, तो अब इतना पूल ऑफ मनी वो अपने पास रखती तो नहीं है, वो तो पैसा इन्वेस्ट करती हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट ये करते हैं। ये वो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी बोले कि सबको मैं 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस कर रही हूं और मैं उनको 2-2 करोड़ रुपए दूंगी, क्यों? क्योंकि मैंने पूरा पैसा उनका क्रिप्टो में लगा दिया और वहां तो अच्छा रिटर्न मिलता है, तो ये बोलेंगे कि नहीं, देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस, आप उस पर पैसा नहीं लगा सकते। हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम पैसा आप कहां कितना लगा सकते हो, किस चीज पे लगाना है, वो आपका इंडिपेंडेंस, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर इक्विटी में लगाना है तो इतने % लगाओगे, डेट पे लगाना है तो इतने % लगाओगे, ये चीज आपको ये लोग बताएंगे।
अगर आप हमारे और कोर्सेज को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.magnetbrains.com। यहां पर जब आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी कोर्सेज हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, जिसको भी आप देखना चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सबसे नीचे JIB CIB कोर्स को क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर हमारी जितनी भी ऑफरिंग है वो आपको मिल जाएंगी। इसमें से जो भी पर्टिकुलर कोर्स डिपेंडिंग ऑन आप क्या देखना चाहते हो, CIB JIB, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो एक और डिफरेंट विंडो खुल जाएगी जिसमें हमने सारे जो हमारे वीडियोस हैं डिपेंडिंग ऑन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पेपर वाइज हमने अरेंज करके दिए हुए हैं आपको। जैसे कि अगर आज आपने प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग पढ़ लिया, आपने लीगल पढ़ लिया, आपको अकाउंट्स में कोई पर्टिकुलर टॉपिक यील्ड टू मैच्योरिटी पढ़ने का मन है, तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।